हेलो एवरीवन, मेरा नाम शमी मनवर है और 2021 के क्वेश्चंस का मेंस के क्वेश्चंस का हम लोग डिस्कशन करने जा रहे हैं। यूपीएससी हमेशा कई तरह के क्वेश्चंस पूछती है, जिसमें कई बार ऐसा लगता है कि बहुत आसान क्वेश्चन है लेकिन उसमें मार्क्स लाना बहुत टफ है। कई बार ऐसा लगता है कि टफ क्वेश्चन है लेकिन अगर आप थोड़ा सा दिमाग चलाए और प्रेजेंस ऑफ माइंड रखे वहां पे तो बहुत अच्छा आंसर लिख सकते हैं और उसमें आपको लगेगा कि शायद बहुत अच्छा आंसर नहीं है लेकिन हो सकता है कि मार्क्स बहुत अच्छा आए। इस बार का क्वेश्चन आमतौर पे लोग मान रहे हैं कि बहुत आसान है, क्योंकि देखने में ऐसा लग रहा है कि आपके पास सोर्सेज हैं, आपके शब्द सुने हुए हैं, तो इसलिए लग रहा है वैसा आसान क्वेश्चन है। तो हम क्वेश्चंस को कई तरीके से बांटेंगे और उसको समझने की कोशिश करेंगे। सबसे पहले क्वेश्चन की डिमांड क्या है। कई बार क्वेश्चन की डिमांड ही नहीं समझ पाते हैं। जैसे हम अगर पहला क्वेश्चन यहाँ पे लें जो पूछा है ज्योग्राफी के सेक्शन में कि हिमालय क्षेत्र तथा पश्चिमी घाटों में भूस्खलनों के विभिन्न कारणों, यहाँ पे ये देखना है कि ये कारण की बात कर रहा है, का अंतर स्पष्ट कीजिए। कारण का अंतर स्पष्ट करना है। यहाँ पे कई सारे स्टूडेंट्स ये समझ गए कि मतलब उसकी तीव्रता है या उसमें जो प्रकृति है भूस्खलन की उसको पूछता है। यहाँ पे है कि विभिन्न कारणों का अंतर, डिफरेंसेस ऑफ कॉजेस, उस कारण के अंतर को स्पष्ट करना है। यहाँ पे थोड़ा शब्दों का हमेशा देखिएगा यूपीएससी बहुत खेल खेलती है और उसमें कई बार होता है कि आप सिर्फ नेचर पे उसके या इंटेंसिटी पे आप उसके डिफरेंशिएट कर दिए तो शायद बहुत अच्छे मार्क्स नहीं आएंगे, लेकिन उसके कारणों को ये करना है। तो सबसे पहले इसमें हम इंट्रोडक्शन में जाते हैं कि इंट्रोडक्शन जो होगा वो किस तरह का होगा। अब इसमें इंट्रोडक्शन आप कई तरह से दे सकते हैं कि भूस्खलन क्या है। तो भूस्खलन बहुत अच्छा इंट्रोडक्शन नहीं होगा अगर इंट्रोडक्शन में हम भूस्खलन को इससे जोड़ते हैं कि भूस्खलन या लैंडस्लाइड जो है, लैंडस्लाइड क्या है, तो एक बहिर्जात बल है, एक्सोजेनिक फोर्सेस है, बहिर्जात बल है, एक्सोजेनिक फोर्सेस है। ठीक है, कहां पे पाया जाता है, तो ये पहाड़ी तथा पर्वतीय क्षेत्र में पाया जाता है। माउंटेनस और हिली रीजन्स में ये बहुत ही इंपॉर्टेंट, जैसे इसको अगर शुरुआत करें तो भूस्खलन एक बहुत ही महत्वपूर्ण बहिर्जात बल है जो पहाड़ी तथा पर्वतीय क्षेत्र में आता है या होता है। उसके साथ ये तो बहुत सिंपल इंट्रोडक्शन हो गया, उसके साथ ये जोड़िए कि ये एक, इसका प्रभाव सीधा सीधा इस पे लिखिए कि इसका प्रभाव जो है, जो इफेक्ट है इसका, वो दो तरह से होता है। एक भू आकृतिक है, उस क्षेत्र की भू आकृति को बहुत प्रभावित करता है ये, तथा मानव और उसकी गतिविधियों को प्रभावित करता है। जैसे नॉर्मली अगर आप देखें तो जहां पे भी लैंडस्लाइड्स हो रहा है, कई बार क्या होता है कि ट्रांसपोर्ट एंड कम्युनिकेशन बंद हो जाता है, कई बार सड़कें जाम हो जाती हैं, वहां की बस्तियों को प्रभावित करता है कि बस्तियां कहाँ पे ज्यादा होंगी। माउंटेन्स के स्लोप्स पे अगर देखेंगे, जो ऊपरी ढाल है, तापमान के कारण वहां पे बस्तियां ज्यादा बसती हैं, लेकिन उस क्षेत्र को अवॉइड करते हैं जहां पे भूस्खलन अधिक हो। तो इस तरह से हम उसको कोरिलेट कर सकते हैं। तो एक बढ़िया इंट्रोडक्शन इस तरह से बन सकता है कि भूस्खलन एक बहिर्जात बल है, एक्सोजेनिक फोर्सेस हैं, जो पर्वतीय तथा पहाड़ी क्षेत्रों में पाया जाता है और ये मानव तथा उसकी गतिविधियों को प्रत्यक्ष तथा अप्रत्यक्ष रूप से प्रभावित करता है। तो ये एक इंट्रोडक्टरी लाइंस हो गए उसमें। उसके बाद अगर चाहें तो आप एक्सोजेनेटिक फोर्स का, बहिर्जात बल का एक छोटा सा फ्लो चार्ट बना दें कि बहिर्जात बल है, इसको दो भाग में बांटा जाता है। एक इन सिटू है, स्थैतिक है, स्थिर का है, दूसरा एक्स सिटू है जिसमें संचलन होता है, जिसमें मूवमेंट है। इन सिटू का मतलब हुआ कि जहां पे हो रहा है स्थिर है, वो कारण तथा परिणाम वहीं पे है। और एक्स सिटू सिर्फ फ्लो चार्ट आपको देना है, इसमें ज्यादा डिटेल में नहीं जाना, चूंकि आपसे पूछा नहीं है, ये आप अपनी तरफ से दे रहे हैं। तो एक फ्लो चार्ट डाल लिए। इन सिटू वाले को हम क्या कहते हैं, अपक्षन कहते हैं, वेदरिंग कहते हैं। और एक्स सिटू को हम दो भाग में बांटते हैं, एक जो गुरुत्वाकर्षण बल के कारण होता है, ग्रेविटी की वजह से होता है, और दूसरा जो होता है वो संचलित कारक की वजह से होता है, मूविंग एजेंट्स की वजह से होता है। संचलित कारक जैसे नदियां हैं, पवन है, तो ये सब करती है। अब गुरुत्वाकर्षण बल में सिर्फ डाल दीजिए कि यहाँ पे भूस्खलन एक, जिसको हम मास मूवमेंट कहते हैं या द्रव्यमान क्षय कहते हैं,
तो बहिर्जात बल के अंग में आएंगे तो एक्सिटू, जो जिसमें मूवमेंट होता है, जिसमें संचलन होता है, और संचलन यदि गुरुत्वाकर्षण बल के कारण होता है तो उसका एक भाग है भूस्खलन, जो कई सारे हैं उसमें। देख, छोटा सा फ्लो चार्ट आपने डाल दिया। अब फ्लो चार्ट डालने के बाद फिर आप आते हैं कारण में। तो कारण को, इसमें क्वेश्चन में क्या है, कारण का अंतर है। कारण में अंतर स्पष्ट कीजिए। ये कॉजेज की डिफरेंशिएट करना कहता है। तो कॉजेज दो तरह से आप डिवाइड कर दीजिए उसको। एक प्राकृतिक कारण है, नेचुरल कॉजेज है, और एक मानव जनित है, एंथ्रोपोजेनिक है। कारणों को दो भाग में बांट दीजिए आप। ठीक है, प्राकृतिक कारण कई सारे होते हैं। इसका भी अगर चाहें तो छोटा सा फ्लो चार्ट बना दें या पैराग्राफ, जैसा आपको अच्छा लगे, जो आप लिखने की आपकी शैली है उसी अनुसार आप इसको लिख सकते हैं। प्राकृतिक में कई सारे कारण होते हैं जो सभी लोग जानते होंगे। सबसे पहला है ढाल की तीव्रता, मास मूवमेंट को ही आप ले लें, जो द्रव्यमान क्षय होता है उसके कारण क्या क्या है। दूसरा होता है संरचना, उस क्षेत्र की संरचना कैसी है। जैसे कठोर चट्टान है, कठोर चट्टान है तो उसमें जो है प्राकृतिक रूप से जो उसकी वल्नरेबिलिटी होती है वो कम होगी भूस्खलन के लिए। यदि अवसादी चट्टान से निर्मित है तो उसमें संभावना भूस्खलन की अधिक होगी। तीसरा है वर्षण, उस क्षेत्र में वर्षण कैसा होता है, बारिश कितनी होती है, रेनफॉल कैसा होता है। तो अगर इन तीनों एस्पेक्ट को हम चर्चा कर देते हैं तो वो एक कारणों के अंतर की बात करते हैं। अब कारण हम दो भाग में बांटे, प्राकृतिक में बांटे, मानव जनित में बांटे। मानव जनित में बहुत सारे कारण हैं। सबसे पहला आधारभूत संरचना का विकास, जो कंस्ट्रक्शन का काम होता है। इसमें रोड्स आ जाएंगे, रेलवेज आ जाएंगे, टनल्स आ जाएंगे। जैसे आप अटल टनल का एग्जाम्पल दे सकते हैं, श्यामा प्रसाद मुखर्जी का टनल का एग्जाम्पल दे सकते हैं, जो लाहौल स्पीति में टनल बना है, या बनिहाल टनल का एग्जाम्पल दे सकते हैं उसमें, या कोंकण रेलवे जो बनाया है पश्चिमी घाट पे उसका एग्जाम्पल दे सकते हैं। बहुत सारे उदाहरण हो सकते हैं इसमें आपको। दूसरा है खनन, माइनिंग। खनन भी एक महत्वपूर्ण प्रक्रिया है। आधारभूत संरचना में बस्ती का है, रेलवे का आप कर रहे हैं, टनल बना रहे हैं, या एयरपोर्ट्स बना रहे हैं, जितना सारा उसमें आएगा नटशेल में वो सारा का सारा इसमें इंक्लूडेड हो जाएगा। चूंकि इतना स्कोप नहीं है आपके पास तो इसको ज्यादा डिटेल में जानने की जरूरत नहीं है। माइनिंग के साथ साथ फिर आ जाएगा निर्वनीकरण, जो एक बहुत बड़ा कारण होता है भूस्खलन का। निर्वनीकरण, डिफॉरेस्टेशन। डिफॉरेस्टेशन को भी देखें तो मानव की एक महत्वपूर्ण गतिविधियां है। उसके बाद पशुपालन है, कई सारे पशुपालन के कारण जो है भूस्खलन की संभावना बढ़ जाती है, चूंकि वो उसको लूज कर देता है एरिया को। तीसरा है टूरिज्म है, पर्यटन है। तो पर्यटन के लिए किसमें आप आराम से इसको मानव जनित और इसका प्राकृतिक का एक फ्लो चार्ट डायरेक्ट ऐसे बना सकते हैं, या एक जैसे भी आपको शूट करे उसमें बना सकते हैं, या इसको सिंपली पैराग्राफिंग राइटिंग कर सकते हैं कि भूस्खलन के कारणों को दो भाग में बांटा जा सकता है, प्राकृतिक तथा मानव जनित। प्राकृतिक में कई सारे ऐसे कारण हैं जो भूस्खलन की तीव्रता को बढ़ा देता है। हम कारण को डिफरेंशिएट कर रहे हैं, ये ध्यान रखिएगा। अब जब हम आएंगे तुलनात्मक, यहीं पे प्राकृतिक के साथ साथ मानव जनित में तुलनात्मक कीजिएगा, तो अपेक्षाकृत हिमालय में प्राकृतिक कारण उसको और ज्यादा वल्नरेबल बना देता है, उसको उसमें भूस्खलन की संभावना को और बढ़ा देता है अपेक्षाकृत मानव जनित के। जबकि पश्चिमी घाट को अगर हम देखें तो पश्चिमी घाट में मानव जनित कारण अपेक्षाकृत अधिक महत्वपूर्ण है प्राकृतिक कारण के। अब इसमें व्याख्या कीजिए कैसे। तो प्राकृतिक कारण में हम जब व्याख्या करेंगे तो उसमें देखेंगे, बताएंगे कि यहाँ पे चूंकि हिमालय जो है वो नवीन मोड़दार पर्वत है, और नवीन मोड़दार पर्वत ही नहीं बल्कि दुनिया का सबसे ऊंचा पर्वत है, उसके और ढाल की तीव्रता बहुत अधिक है। जबकि पश्चिमी घाट में ढाल की तीव्रता तुलनात्मक दृष्टिकोण से, हम अपेक्षाकृत इसीलिए वर्ड यूज कर रहे हैं, हम कंपैरिजन कर रहे हैं, तो अपेक्षाकृत वहां पे ढाल की तीव्रता अधिक है, जबकि पश्चिमी घाट में वो तीव्रता अपेक्षाकृत कम है। इसीलिए हिमालय में अगर देखा जाए तो प्राकृतिक कारण यहाँ पे बढ़ जाता है। संरचना में जब आएंगे तो चूंकि यहाँ पे अब नवीन मोड़दार पर्वत बता चुके हैं, जो अवसादी चट्टानों द्वारा उसकी ऊपरी परत में अवसादी चट्टान पाए जाते हैं, जो भूस्खलन की संभावना को बढ़ा देता है। ठीक है, अवसादी चट्टान है, संरचना क्या है, ढाल की तीव्रता अधिक है,
चट्टान अवसादी हैं और ढाल की तीव्रता अधिक होने के कारण जो नदियां होती हैं या सरिताएं बनती हैं या वर्षा होती है तो वो अधिक तेजी से चलती है, जिसकी गतिज ऊर्जा अधिक होती है, जो भूस्खलन की संभावना को बढ़ा देता है। जबकि पश्चिमी घाट में अपेक्षाकृत ढाल की तीव्रता कम है और वो चूंकि प्राचीन चट्टानों से निर्मित है, इसलिए वहां पे संभावनाएं अपेक्षाकृत कम होती है। वर्षा दोनों जगह लगभग बराबर होती है, लेकिन जहां पे भी वर्षा अधिक होती है वहां पे भूस्खलन की संभावना अधिक होती है। अब इसमें कंपेयर कीजिए, संरचना में जब आएंगे तो दक्षिणी ढाल, हिमालय की दक्षिणी ढाल और उत्तरी ढाल दोनों की बात कीजिए, दक्षिणी उत्तरी की बात कीजिए कि उत्तरी ढाल पे हिमालय के चूंकि मंद ढाल है तो वहां पे भूस्खलन अपेक्षाकृत कम होता है, जबकि दक्षिणी ढाल बहुत तीव्र है। एक हल्का सा छोटा सा डायग्राम बना दीजिए, यहाँ पे ये मंद है, ये तीव्र है, ये मंद है अपेक्षाकृत और ये तीव्र है। तो तीनों श्रेणियों में अगर देखा जाए तो ये जो ढाल है उत्तरी ढाल वो मंद है और दक्षिणी ढाल तीव्र है। डायग्राम बना दीजिए। जबकि ये नवीन मोड़दार पर्वत है और पश्चिमी घाट एक स्कार्प है। स्कार्प उसको कहते हैं जिसकी एक ढाल बिल्कुल मंद हो और दूसरी ढाल बहुत तीव्र हो, जैसे मोनोक्लाइनल फोल्ड होता है, एक नत वलन जो होता है, लेकिन ये वलन नहीं है, इसलिए इसको स्कार्प कहेंगे हम। तो ये उसको, इसका एक बना दीजिए, इसका एक हल्का सा डायग्राम बना दीजिए और यहाँ पे बताइए कि इन दोनों में अंतर है। फिर उसके बाद पश्चिमी घाट में एक और विशेष बात क्या है कि 16 डिग्री उत्तरी अक्षांश को अगर हम देखेंगे तो 16 डिग्री उत्तरी अक्षांश 16 डिग्री नॉर्थ लैटिट्यूड एक विभाजक है, उसकी संरचनात्मक विभाजक है वो। उत्तर में 16 डिग्री नॉर्थ में अगर बना दीजिए, डायग्राम बना करके दिखा दीजिए भारत का, कि इसके ऊपर ये दक्कन के पठार का भाग है जो लावा चट्टान से निर्मित है। इसको शॉर्ट में लिखना है, हम थोड़ा आपको डिटेल में बता रहे हैं ताकि आपको जानकारी बढ़े। और कई बार चूंकि ये प्रश्न जो है अब जो लिख चुके हैं उनके लिए बहुत फायदा नहीं है, जो आने वाले बच्चे हैं उनके लिए फायदा होगा कि किसी प्रश्न को आप किस प्रकार से सोचते हैं और उस सोच करके किस तरह से पॉइंट्स क्रिएट करते हैं, वो बहुत इंपॉर्टेंट पार्ट है। तो लावा चट्टान है और इसके आगे आ जाए तो कि कर्नाटक के पठार का भाग है जो आर्कियन चट्टान से निर्मित है। आर्कियन चट्टान, चूंकि जब आप मानव जनित कारणों में जाएंगे तो यहां देखेंगे कि जो आर्कियन चट्टान होता है उसमें खनिज संपदा अधिक होती है। तो यही कारण है कि गोवा, कर्नाटका और केरला के कुछ भागों में यदि देखेंगे हम तो आर्कियन चट्टान के कारण वहां पे खनिज संपदा होने के कारण उत्खनन की क्रिया ज्यादा होती है। जबकि 16 डिग्री उत्तरी अक्षांश से लावा का पठार है जिसमें खनिज संपदा उतनी अधिक नहीं है, तो यहाँ पे उत्खनन की संभावना उतनी नहीं है। अब गोवा के बाइचोलिम का नाम दे दीजिए, कर्नाटक के कुद्रेमुख का नाम दे दीजिए। उसके बाद उस तरह की चीज़ों का अगर आप और डिटेल में जाना चाहते हैं तो गोवा का पूरा क्षेत्र, स्पेशली जो ढाल का पार्ट है, जो मलनाड का भाग है कर्नाटक में, उसमें अधिक होता है, जिसमें रेड्डी ब्रदर्स या जो बेलारी वेलारी का नाम सुना होगा, वहां पे उत्खनन बहुत ज्यादा होता है। तो उत्खनन के कारण वो बढ़ जाता है। आधारभूत संरचनाओं का विकास का एग्जाम्पल आराम से यहाँ पे दे सकते हैं कि मानव जनित में जब आएंगे तो मानव जनित कारक जो है दोनों में है, उपस्थित दोनों में है, लेकिन जब हम तुलना करेंगे दोनों की तो प्राकृतिक कारण के हिमालय को ज्यादा वल्नरेबल बना देता है, जबकि वो कारण वहां उसको उतना ज्यादा वल्नरेबल नहीं बनाता है। तो आधारभूत संरचनाओं की बात करके कुछ एग्जाम्पल दीजिए, जिसमें हमने ऑलरेडी बता रखा है कि कौन कौन रेलवे का जिक्र कीजिए, अटल टनल का यूज कीजिए, श्यामा प्रसाद मुखर्जी टनल का यूज कीजिए, बनिहाल टनल का यूज कीजिए। उसके बाद एग्जाम्पल में जैसे करके एक 4-5 नाम लिख दीजिए। खनन में हम आ ही गए हैं, खनन कैसे उसको ये करता है, तो कारण को व्याख्या करना है। तो खनन में क्या होता है कि खनन में एक गड्ढा खोदा जाता है और उसको भरना, फिर जो इनफिलिंग होती है वो बहुत टफ होता है, तो वहां पे भूस्खलन की संभावना को क्या करता है, बढ़ा देता है। जबकि प्राकृतिक रूप से पश्चिमी घाट उस प्रकार के भूस्खलन के लिए नहीं जाना जाता है, परंतु मानव जनित कारण उससे बहुत ज्यादा उसके संभावना को बढ़ा देता है। उसके बाद निर्वनीकरण दोनों जगह हो रहा है, पशुपालन दोनों जगह हो रहा है, टूरिज्म लगभग दोनों जगह है। और इसमें इस तीनों को एक साथ मिला करके आप उसकी व्याख्या कर दीजिए कि निर्वनीकरण जो है, मानव की गतिविधियां जो है, इतनी ज्यादा निर्वनीकरण किया है वहां पे कि पूरा इकोसिस्टम फ्रेजाइल हो गया है। वहां पे पारिस्थितिकी तंत्र जो है बहुत ही वल्नरेबल हो गया है और जिस कारण उसकी भूस्खलन की संभावना को वो और बढ़ जाती है। तो इस प्रकार से आप आराम से एक इंट्रोडक्शन लिखिए कि भूस्खलन बहिर्जात बल है जो पर्वतीय तथा पहाड़ी क्षेत्रों में बहुत महत्वपूर्ण
होता है। ये मानव तथा उसकी गतिविधियों को प्रभावित करने के साथ साथ वहां की भू आकृति को भी प्रभावित करता है। उसके बाद आप आ जाइए, बहिर्जात बल का एक छोटा सा फ्लो चार्ट दे दीजिए। उसके बाद उसको कारण में बांटिए, प्राकृतिक में, मानव जनित में, और इस तरह से उसको करते हुए यहाँ पे आ जाइए। उसके बाद कंक्लूजन में आप दोनों के साथ एक साथ लिख सकते हैं कि ये एक बहुत महत्वपूर्ण पारिस्थितिकी तंत्र है। वेस्टर्न घाट का नाम लीजिए कि विश्व में बहुत ही इस पारिस्थितिकी तंत्र के कंटेक्स्ट में कुख्यात है। ये हिमालय भी अपने आप में एक फ्रेजाइल इकोसिस्टम है, और फ्रेजाइल इकोसिस्टम को बचाना हमारे लिए बहुत ही महत्वपूर्ण है। और जितने भी कारण, स्पेशली मानव जनित जो कारण है, उसको कहीं ना कहीं नियंत्रण करने की आवश्यकता है, कंट्रोल करने की आवश्यकता है। और इसको आंसर को कंप्लीट कर दीजिए। नेक्स्ट क्वेश्चन इसमें अगर देखेंगे हम, तो ये है, गोंडवाना लैंड के देशों में से एक होने के बावजूद भारत के खनन उद्योग अपने सकल घरेलू उत्पाद में, जीडीपी में बहुत कम प्रतिशत का योगदान देते हैं। विवेचना कीजिए। अब इसमें यूपीएससी का अगेन गेम क्या है कि पहला सेंटेंस का एक्चुअल में देखें तो कोई मीनिंग है ही नहीं, लेकिन उसने उसको दे रखा है। घरेलू एक्चुअल क्वेश्चन शुरू होता है कि खनन उद्योग अपने घरेलू उत्पाद में बहुत अधिक अच्छा योगदान नहीं करता है। अब इस क्वेश्चन के ट्रिक को समझें। ट्रिक क्या है, यहां पे आपको फंसाया जा रहा है गोंडवाना लैंड। अब बहुत सारे लोगों को जैसे हमने देखा, पूछा, बात किया स्टूडेंट से, तो गोंडवाना लैंड में ही जो है चला गया है बहुत ज्यादा। 15, 20, 25, 30 वर्ड जो है, या हो सकता है 40 वर्ड उसने उसी में गंवा दिया है। उसकी जरूरत नहीं है। उसकी जरूरत इसलिए नहीं है कि ये एक फॉल्स स्टेटमेंट है, ये एक कोरोलरी है जो आपको बहुत ज्यादा इस पे जोर देने की जरूरत नहीं। उसने ये कहा सिंपली कि गोंडवाना लैंड होने के बावजूद, अर्थात कि भारत चूंकि गोंडवाना लैंड का भाग है, यानी कि प्राचीन भाग है। अब प्राचीनतम भाग होने के बाद भी, यहाँ पे प्राचीनतम भाग होने का मतलब है कि ये एक माइनिंग के लिए बहुत ही महत्वपूर्ण देश है। दुनिया की लगभग हर जो खान होगी, हर खनिज होगा, वो भारत में पाया जाता है। ये इसकी खनिजीय विविधता को दर्शाता है। अब गोंडवाना भूमि में आप इसमें कुछ ज्यादा लिखने की जरूरत नहीं है। इसमें सिंपली ये लिख सकते हैं कि भारत विश्व के स्थलीय भाग, महाद्वीपीय भाग के प्राचीनतम में से एक है। और प्राचीनतम भाग जो होता है, जैसे हमारे यहाँ जितना भी आप माइनिंग एरिया देखिएगा, छोटा नागपुर का पठार, कर्नाटक का पठार, बुंदेलखंड का पठार या बस्तर का पठार, ये 4 मेजर एरियाज हैं जो माइनिंग एरियाज हमारे हैं। और वो इसलिए मेजर एरियाज हैं चूंकि वो प्राचीनतम भाग हैं, आर्कियन चट्टान या धारवार के भाग हैं, इसीलिए वहां पे खनिज ज्यादा पाया जाता है। खैर उसमें डिटेल में हमको नहीं जाता। क्वेश्चन का करक सिंपली यही है कि उत्खनन या माइनिंग सेक्टर के प्रॉब्लम्स को बताइए। अब किस संदर्भ में बताना है? जीडीपी के संदर्भ में बताना है। एक होता है कि जैसे सीधा सीधा क्वेश्चन पूछ देता है कि उत्खनन की समस्याओं को, या उत्खनन बहुत ज्यादा पॉपुलर यहाँ पे नहीं है, बहुत ज्यादा कंट्रीब्यूट नहीं करता है, उसके कारण को बताइए। तो क्वेश्चन को जब 2-3 बार पढ़िएगा, उसको अगर उसका एनालिसिस कीजिएगा, उसके डीपर इंटेंशन में जाइएगा, तो आपको पता चलेगा कि क्वेश्चन की डिमांड क्या है। तो इसमें डिमांड है सिंपली कि माइनिंग इंडस्ट्री जो है, या माइनिंग जो है इंडिया में बहुत ज्यादा कंट्रीब्यूट नहीं कर रहा है। किसके कंटेक्स्ट में? जीडीपी के कंटेक्स्ट में। अब इसमें 2 बातें आती हैं, एक तो माइनिंग की अपनी समस्या है और एक जीडीपी का कंट्रीब्यूटरी सेक्टर्स है। इस चीज को समझना बहुत जरूरी है। जैसे पहला जो इसका होगा कि जैसे आप अगर माइनिंग को इंट्रोड्यूस करें, तो इसमें ऐसा नहीं है कि मतलब इसमें कोई आप ये ले आए कि मतलब माइनिंग क्या है और कैसे है, बहुत ज्यादा आंसर को आपके एनरिच नहीं करेगा। यहाँ पे शुरुआत इस तरह से करनी पड़ेगी कि माइनिंग एक इंपॉर्टेंट एक्टिविटी है, बहुत महत्वपूर्ण गतिविधि है। किसकी गतिविधि है? आर्थिक गतिविधि, एक महत्वपूर्ण आर्थिक गतिविधि है जो रोजगार सृजन या एम्प्लॉयमेंट जनरेशन के साथ साथ कई सारे उद्योगों को प्रभावित करती है, चूंकि वो क्या है? कच्चा माल सप्लाई करता है। अब इसमें माइनिंग की समस्या आने से पहले ये बताइए कि माइनिंग का जैसे अभी फिलहाल अगर देखेंगे तो डेटा वाइज जाएंगे तो माइनिंग जो है 2 से 3% जो है जीडीपी का ये कंट्रीब्यूट करता है, 2.5-2.6% करता है। तो एग्जैक्ट फिगर शायद आपको एग्जाम में याद भी नहीं होगा और जरूरत भी नहीं होता ना याद करने के, लेकिन इंडस्ट्री के कंटेक्स्ट में अगर देखा जाए तो ये 10% से ऊपर कंट्रीब्यूट करती है।
ये प्रत्यक्ष रूप से करती है। अप्रत्यक्ष रूप से लगभग सारा उद्योग इसी पे, जितने भी अगर खनिज आधारित उद्योग हैं, हैवी मेटल्स है, चाहे आयरन स्टील इंडस्ट्री हो, कॉपर इंडस्ट्री हो, जितने भी अगर उस तरह के उद्योग देखेंगे सब के सब इस पे निर्भर करते हैं। तो प्रत्यक्ष रूप से इसका कंट्रीब्यूशन अगर देखें तो कम दिखता होगा, लेकिन अप्रत्यक्ष रूप से ये बहुत बड़ा कंट्रीब्यूटर है। अब अगर जीडीपी को देखा जाए तो माइनिंग का जो कैलकुलेशन है उस बात पे आइए कि हमारे यहाँ जीडीपी में जो बढ़ावा मिला है उस पे बात करनी पड़ेगी कि जीडीपी का कंट्रीब्यूटरी फैक्टर्स कौन कौन सा है। तो हमारे यहाँ समस्या ये आई है कि आमतौर पे जो सोसाइटी जो इकोनॉमी ग्रो करती है वो ग्रेजुअल ग्रो होता है सेक्टोरल ट्रांसफॉर्मेशन का, कि जैसे प्राथमिक गतिविधियों से कोई सोसाइटी बढ़ती है, उसके बाद उसका कुछ भाग एक सर्टेन परसेंटेज, लोअर परसेंटेज जो उद्योग में जाता है और फिर उसमें सेवा क्षेत्र में जाता है। इस तरह से क्या होता है, धीरे धीरे एग्रीकल्चर का कंट्रीब्यूशन घटना शुरू होगा, उद्योग का बढ़ना शुरू होगा, फिर सेवा का धीरे धीरे बढ़ेगा। तो ये ग्राफ जो होता है बॉटम अप अप्रोच है कि पहले जो है किसी भी देश की अर्थव्यवस्था को देखेंगे तो जो जीडीपी कंट्रीब्यूशन होगा तो प्राइमरी सेक्टर पहले जो है प्राथमिक गतिविधि वो सबसे ज्यादा करेगी और उसमें उद्योग आएगा और उसमें सेवा आएगी। फिर उसके बाद धीरे धीरे ये संकीर्ण होता रहता है, उसके बाद उद्योग बढ़ता रहता है, फिर उसके बाद सेवा भी बढ़ती रहती है। फिर उसके बाद हो सकता है कि ये सोसाइटी इस पे चली जाए, उद्योग पे चली जाए, फिर सेवा पे चली जाए। इस तरह से ये तीनों ग्राफ जो अगर देखेंगे तो पहला कंट्रीब्यूशन इससे होता है, फिर इससे होता है, फिर इससे होता है, और इस तरह से ये नीचे से घटता जाता है और ऊपर से बढ़ता जाता है। किसी भी सोसाइटल ट्रांसफॉर्मेशन में, विश्व इतिहास में या किसी की भी अर्थव्यवस्था में देखिएगा तो आमतौर पर यही होता है। जैसे कोई भी एडवांस कंट्री का अगर देखें तो यूएसए का 2% 3% कंट्रीब्यूशन है एग्रीकल्चर सेक्टर से। अब ये एग्रीकल्चर को कम माना जाए या दूसरे सेक्टर्स का ग्रोथ माना जाए, क्योंकि ये प्रोपोर्शन है, ये कॉम्पैरेटिव एनालिसिस है, तुलनात्मक अध्ययन है। तो हमारे यहाँ क्या हुआ, हमारे यहाँ एक सबसे बड़ी प्रॉब्लम क्या हुई कि हम प्राथमिक सेक्टर से सीधे छलांग मारे सेवा सेक्टर में। जो अगर पूरा ओवरऑल स्पेशली पोस्ट 91 को अगर देखेंगे तो हमारे यहाँ उद्योग का विकास जितना होना चाहिए उतना ज्यादा नहीं हुआ। अब यहीं पे हम बात कर रहे हैं कि एक क्वेश्चन आता है कि माइनिंग इंडस्ट्री की प्रॉब्लम्स बताइए, और एक क्वेश्चन कहता है कि माइनिंग का कंट्रीब्यूशन जीडीपी में कम है। दोनों दो क्वेश्चन है। तो जीडीपी में सेक्टोरल एस्पेक्ट की बात करेंगे, चूंकि हमारे यहाँ उद्योग का विकास जितना होना चाहिए उतना नहीं हुआ। अब माइनिंग किस लिए करेंगे आप, या तो निर्यात के लिए करेंगे या उद्योग के लिए करेंगे। हमारी जो अर्थव्यवस्था है उतनी ज्यादा बुरी नहीं है कि हम अपने रॉ मटेरियल को एक्सपोर्ट करें, एक्सपोर्ट के लिए खनन करें। तो वहां पे समस्या आई है जिस पे चर्चा करने की आवश्यकता है। उसके बाद माइनिंग सेक्टर की फिर अपनी प्रॉब्लम्स के 4 5 6 पॉइंट गिना दीजिए। लेकिन पहले अगर प्रश्न का उत्तर देना चाहते हैं तो बार बार इसमें यह देखिए कि कम प्रतिशत का योगदान देते हैं किसमें, जीडीपी में। तो मान लें कि एक सेक्टर कम दे रहा है, सपोज कि जैसे अभी एग्रीकल्चर की हम बात करें कि भारत में कृषि जो है, कृषि का प्रतिशत जीडीपी में घटता जा रहा है। डेफिनेटली हर एक लोग जानते हैं कि कभी किसी जमाने में हमारे यहाँ कृषि जो है 80% 85% जीडीपी देती थी, आज की डेट में 15-20% 25% पे आ गई है, और भविष्य में ये घटेगी विदाउट एनी डाउट। अब इसमें ये अगर माने कि कृषि की कमी है ये, या कृषि में उत्पादन घट गया, ऐसा तो नहीं है। हम 50 मिलियन टन भी नहीं उत्पादन करते थे जो 200-400 पे पहुंच गया है अब। तो कृषि में निरंतर वृद्धि हुई है, ऐसा नहीं कि कृषि कम हो गया। जैसे एक इंप्रेशन आपको मतलब ऐसा लग सकता है कि कृषि में भारत का जीडीपी जो है कृषि के क्या जो अनुपात है वो लगातार घटता जा रहा है, इस पे चर्चा कीजिए। ये उसी प्रकार का प्रश्न है कि माइनिंग जो है जीडीपी को ग्रोथ में कम दे रहा है, जीडीपी के परसेंटेज टर्म्स में कम है, तो इसकी व्याख्या करनी है। सेम क्वेश्चन अगर उसको लिखेंगे और उसको सोचिएगा, चूंकि कृषि रिलेटिवली आसान है, सभी के पास डेटा होगा, तो इस क्वेश्चन को समझने में आसानी होगी। तो कृषि का कंट्रीब्यूशन कॉन्टिन्यूसली घट रहा है, तो कृषि का कंट्रीब्यूशन घट रहा है वो एक अलग प्रश्न है, और कृषि की अपनी उत्पादन या उत्पादक क्षमता में कमी आ रही है, दोनों दो चीज है। कृषि की समस्या एक अलग चीज है और कृषि का जीडीपी में कंट्रीब्यूशन एक अलग चीज है। कृषि में निरंतर वृद्धि होने के बाद भी जीडीपी कंट्रीब्यूशन में इसमें कमी आ रही है,
इसके कारण को स्पष्ट करें। तो जब भी इस प्रश्न को आंसर करेंगे तो आप उद्योग को, सेवा क्षेत्र में जो विस्तार हुआ उसकी चर्चा करनी पड़ेगी, ना कि केवल कृषि समस्या की बात करेंगे। उसके बाद कुछ पॉइंट कृषि समस्या की भी होगी, लेकिन यहां पे क्वेश्चन को समझना है कि सकल घरेलू जीडीपी में, यानी कि सिंपली हमको यह बताना है कि दूसरे सेक्टर का ग्रोथ अधिक होने के कारण खनन क्या है, प्राथमिक गतिविधि है। और प्राथमिक गतिविधि आमतौर पे जब सोसाइटी कोई भी इकोनॉमिकली एडवांस होने लगती है तो प्राइमरी सेक्टर्स का कंट्रीब्यूशन कॉन्टिन्यूसली घटता है। अब इसमें स्पेसिफिक चीज ये आ जाएगी कि चूंकि उद्योग, खनन उद्योग के लिए किया जाता है और हमारे यहाँ उद्योग का जितना विस्तार होना चाहिए उतना नहीं हुआ है, तो सबसे पहले उस एस्पेक्ट पे चर्चा करेंगे। एटलीस्ट 50-60 वर्ड उस पर आप चर्चा कीजिए, इंट्रोडक्शन के साथ 50-60 वर्ड पे उस पर चर्चा कीजिए। और फिर इसके अतिरिक्त माइनिंग की अपनी समस्याएं हैं जिस कारण खनन उद्योग, खनन जो है, खनन गतिविधि उतनी ज्यादा प्रभावशाली या उतनी ज्यादा तरक्की नहीं कर पाई, उतना ज्यादा उसका ग्रोथ नहीं हुआ, उसमें वृद्धि नहीं हुई। उसके बाद माइनिंग के 4, 5, 6, 7 पॉइंट जितना भी डालना है, लोग जब लगभग सभी लोग जानते होंगे जो यूपीएससी की तैयारी कर रहे हैं, जो मेंस लिख रहे हैं। लेकिन अगर इस पार्ट को आपने टच नहीं किया है तो आपका उत्तर अधूरा है, ये जरूर ध्यान रखिएगा। क्योंकि ये माइनिंग इंडस्ट्री की प्रॉब्लम से ज्यादा माइनिंग कंट्रीब्यूशन टू जीडीपी पे क्वेश्चन है। उसके बाद माइनिंग की समस्या बता दीजिए कि भाई जो सरकार की अपनी समस्या होगी, एडमिनिस्ट्रेटिव प्रॉब्लम्स होगी, माइनिंग की अपनी प्रॉब्लम है, लॉ एंड ऑर्डर सिचुएशन है। जैसे नक्सलिज्म का एग्जाम्पल दे सकते हैं कि अधिकतर क्षेत्र जो है वो नक्सल प्रभावित है, जो लॉ एंड ऑर्डर सिचुएशन क्रिएट करता है। फिर माइनिंग माफिया की बात कर सकते हैं, मध्य प्रदेश का सैंड माइनिंग दे सकते हैं कि एसपी तक मारा जाता है वहाँ पे सैंड माइनिंग, जो सैंड माफियाज होते हैं। उत्तर प्रदेश में सैंड माफिया की बात कर सकते हैं। उसके बाद कर्नाटका में जो रेड्डी ब्रदर्स का एग्जाम्पल दे सकते हैं आप कि समस्या है अपनी, उसकी जो माइनिंग में जो करप्शन है उस पर चल रहे। एडमिनिस्ट्रेटिव एपैथी की बात कर सकते हैं कि कई सारे जगहों पे गवर्नमेंट डिफरेंट लेयर्स बना दिए, जैसे डिस्ट्रिक्ट माइनिंग फंड की बात कर सकते हैं आप कि लेयर्स बना दिया। लेयर्स में क्या होता है कि एक तो लेआउट लेते हैं, रॉयल्टीज लेते हैं आप, जो उसको कॉस्टली बना दिया है। दूसरी चीज टैक्सेशन सिस्टम, ये सब जो एडमिनिस्ट्रेटिव प्रॉब्लम्स में आ जाएंगे। उसके बाद आप ज्यादातर जो माइंस हैं हमारे यहाँ वो फॉरेस्टेड रीजन्स हैं और आदिवासी रहते हैं उसमें, तो वो दो समस्या आएंगी। एक तो डिफॉरेस्टेशन की वजह से, अगर माइनिंग करते हैं तो डिफॉरेस्टेशन होगा, माइनिंग करते हैं तो पोल्यूशन बढ़ेगा, और उस पोल्यूशन और डिफॉरेस्टेशन की वजह से एनवायरमेंटल क्लॉज लगेंगे जो माइनिंग को और ये कर देता है, कम कर देता है, माइनिंग की प्रोडक्टिविटी घटा देता है, उत्पादकता घटा देता है। उसी के साथ जब आप दूसरे लेवल पे जाएंगे तो माइनिंग एरिया अधिकतर हमारे यहाँ पठारी क्षेत्र है, और पठारी क्षेत्र जलवायु दृष्टिकोण से बहुत ज्यादा आबादी को सपोर्ट नहीं करता है। तो वहां पर हमारे यहाँ अपेक्षाकृत लोअर स्तर के लोग रहते हैं, जैसे ट्राइबल्स हो गए, आदिवासी हैं, जनजाति हैं लोग, उस तरह के लोग रहते हैं, या बहुत गरीब लोग रहते हैं। तो उनकी एक अलग समस्या आती है रिहेबिलिटेशन की। डिस्प्लेसमेंट होता है और रिहेबिलिटेशन होता है, विस्थापन और पुनर्स्थापन। तो रिहेबिलिटेशन जब होगा तो उसमें एक अलग समस्या आती है। मेधा पाटकर लोगों का, बहुत सारे जो एनवायरमेंटलिस्ट हैं, बहुत सारे जो सोशलिस्ट हैं, वो जाकर के उस पर हंगामा करते हैं, तो एक अलग सी समस्या आ जाती है। फिर लिटिगेशंस हो जाता है, कोर्ट में मैटर चला जाता है, और फिर उसके बाद माइनिंग में देरी हो जाती है। इस तरह की समस्याओं को आप आराम से बंटवारा कीजिए। लॉ एंड ऑर्डर सिचुएशन की बताइए, सोसाइटी बताइए। माइनिंग डेथ्स बहुत ज्यादा है एक्चुअल में, अगर देखा जाए तो 2019 का जो नेशनल माइनिंग पॉलिसी आई है उसकी वजह से ये क्वेश्चन पूछा गया है। तो माइनिंग में नेशनल पॉलिसी में अगर देखेंगे तो बहुत सारे स्टेप्स लिए गए हैं गवर्नमेंट ने, जो सोशल और जो एनवायरमेंटल एस्पेक्ट है इसको हैंडल करने के लिए, इसको थोड़ा स्मूथ बनाने के लिए गवर्नमेंट ने उस पर पॉइंट्स जनरेट किए हैं। तो वहां पे भी आप चर्चा कर सकते हैं। और उत्तर जैसे सारे इसको माइनिंग को बताते हुए फिर उसका एक कंक्लूजन में लिखिए कि मिनरल पॉलिसी 2019 ने इन समस्याओं के समाधान के लिए बहुत सारे बिंदुओं पे चर्चा की है, जो हम अपेक्षा करते हैं कि भविष्य में अगर उसका बढ़िया से पालन किया गया या बढ़िया से उसका इम्प्लीमेंटेशन हुआ तो फिर माइनिंग इंडस्ट्री अपने ग्रोथ की राह पे चल पड़ेगी। नटशेल में अगर हम आए एक छोटे इसमें, तो माइनिंग का जीडीपी में कंट्रीब्यूशन की बात कर रही है, तो माइनिंग को एक इंपॉर्टेंट एम्प्लॉयमेंट जनरेशन तथा संसाधन का सदुपयोग है, जो एम्प्लॉयमेंट जनरेशन के साथ साथ हमारे यहाँ के उद्योग के लिए एक बड़ा
संचालक है या उद्योग का संचालक है या कच्चे माल की आपूर्ति करता है, रॉ मटेरियल सप्लायर है। उसके बाद आप आइए कि भारत का जीडीपी की बात कीजिए यहाँ पे, कि भारत का जो सकल घरेलू उत्पाद है, जीडीपी है, वो निरंतर बढ़ता है, जिसमें कई सारे सेक्टर का कंट्रीब्यूशन होता है, जिसमें सारे सेक्टर योगदान करते हैं। और प्राथमिक, चूंकि माइनिंग प्राथमिक गतिविधि है, तो प्राथमिक गतिविधि समाज तथा अर्थव्यवस्था का जब विकास होता है तो उसमें प्राथमिक गतिविधियां आमतौर पे धीरे 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 उसका कंट्रीब्यूशन घटता जाता है। माइनिंग इंडस्ट्री के साथ या माइनिंग के साथ हमारे यहाँ एक और समस्या है कि हमारे यहाँ उद्योगों का जितना विकास होना चाहिए उतना अच्छा नहीं हो पाया। और इस कारण चूंकि उद्योग माइनिंग के लिए डिमांड क्रिएट करता है और इस चूंकि उद्योग बहुत ज्यादा डेवलप नहीं किया तो माइनिंग इंडस्ट्री भी उस अनुसार बहुत ज्यादा डेवलप नहीं कर पाई, इसलिए उसका कंट्रीब्यूशन। इसके अतिरिक्त माइनिंग इंडस्ट्री की अपनी एक विशेष समस्या है जिसके कारण यहाँ पे उत्खनन या माइनिंग बहुत ज्यादा वृद्धि की राह पे नहीं चल पाया। और उसके बाद उसके पॉइंट्स दीजिए, पॉइंट्स में आ जाएगा लॉ एंड ऑर्डर सिचुएशन है, करप्शन इन द माइनिंग है, माइनिंग माफिया है, ढेर सारे एग्जाम्पल्स आपको डे टू डे लाइफ में मिल जाएंगे। एडमिनिस्ट्रेटिव एपैथी है, जो प्रशासनिक अक्षमता कह सकते हैं या प्रशासनिक अकुशलता कह सकते हैं, वो आती है वहां पे बात। लॉ एंड ऑर्डर सिचुएशन है, माइनिंग डेथ्स है, लगभग पिछले 3-4 साल में 400 से ऊपर डेथ हो गए हैं हमारे यहाँ माइनिंग से रिलेटेड, और ये अक्सर न्यूज में आया होगा, करंट अफेयर्स में अगर आपने पढ़ा होगा तो आराम से वो मिल गया होगा। उसके बाद आइए 2019 माइनिंग पॉलिसी की बात कीजिए और उसको खत्म कर दीजिए। 2019 की पॉलिसी के साथ फ्यूचर में एक अच्छा होप दिखाते हुए उसको अंत कर दीजिए। नेक्स्ट क्वेश्चन है, शहरी भूमि उपयोग के लिए जल निकायों से भूमि उद्वार के पर्यावरण प्रभाव क्या है? पर्यावरण प्रभाव क्या है? भूमि उपयोग उदाहरण सहित समझाइए। अब ये क्वेश्चन क्यों आया है, अगर इसको गौर से देखिएगा तो इसमें जितने भी आज के डेट में अर्बन एरियाज में जो समस्याएं आ रही हैं, वो बाढ़ की समस्या एक नई समस्या है। चेन्नई का फ्लड, मुंबई का फ्लड, इवन कर्नाटक में कुछ शहरों का फ्लड है, चंडीगढ़ तक में फ्लड आ जाता है। उस तरह की चीजों को अगर देखेंगे तो ये प्रश्न वहां से पूछा गया है। भूमि उपयोग में परिवर्तन किस तेजी से हो रहा है, उस पे ये प्रश्न है। और उसमें विशेष रूप से आपको बात करना है जल निकायों का, जो वाटर बॉडीज हैं, उस पे किस प्रकार से वो प्रभावित करता है। अब इसमें पर्यावरण प्रभाव की बात करनी है। सबसे पहले भूमि उपयोग, तो यही है, तो किसी भी समाज और अर्थव्यवस्था का जब विकास होता है तो उसके भूमि उपयोग में भी परिवर्तन होता है। जैसे हमारे यहाँ अगर देखें तो पहले जो कृषि के लिए भूमि उपयोग था वो अपेक्षाकृत निरंतर घटता जा रहा है। तो एक एग्जाम्पल दे रहे हैं हम, इसको कोई जरूरी नहीं कि लिखना है उसमें। तो भूमि उपयोग जो है एक डायनेमिक कॉन्सेप्ट है, एक परिवर्तनशील कॉन्सेप्ट है, जिसमें निरंतर बदलाव आता है। जब समाज और उसकी अर्थव्यवस्था का विकास होता है तो कहीं न कहीं और गतिविधियों के लिए भूमि उपयोग में परिवर्तन आता रहता है। उसी प्रकार से अगर देखा जाए तो शहरों में जब शहरों का नगरीकरण हुआ, नगरों का विस्तार होता रहता है, तो कई सारे लोग जो खास करके अगर नियोजन बहुत अच्छा से नहीं है, स्ट्रिक्ट नियोजन नहीं है, तो कई सारे ऐसी भूमियों को भी नगर क्षेत्र में या बस्ती में परिवर्तित कर देते हैं, जो नहीं करना चाहिए। उसमें से सबसे महत्वपूर्ण है जल निकायों का परिवर्तन। तो जल निकायों का भूमि उद्वार, यानी कि जल निकायों का जो रिक्लेमेशन है, क्या तालाब हैं, छोटे छोटे जल के ये हैं, स्रोत हैं, छोटी छोटी सरिताएं हैं, एक वहां का वाटर शेड है, उसको आपने क्या किया, तोड़ दिया। उसके पर्यावरण प्रभाव की बात करेंगे। पर्यावरण में बहुत सारी चीजें आएंगी कि किस प्रकार से वो प्रदूषण को बढ़ा रहा है, किस प्रकार से निर्वनीकरण को कर रहा है, किस प्रकार से पारिस्थितिकी तंत्र को प्रभावित करता है, तापमान या उससे संबंधित किसकी समस्याओं को प्रभावित करता है। तो अगर हम इसकी बात करें कि पर्यावरण प्रभाव क्या क्या है, तो सबसे पहले शुरुआत कीजिए कि एक इकोसिस्टम का अंत है। चूंकि बात कर रहा है पर्यावरण की, तो कई सारे लोग चूंकि फ्लड से पूछे हैं, फ्लड के बारे में पढ़े हुए, तो शुरुआत कर देते हैं फ्लड से। फ्लड एक नेक्स्ट सेकेंडरी इफेक्ट है, द्वितीय प्रभाव है, ये प्राइमरी इफेक्ट नहीं है। पहला लिखिए कि किस प्रकार से एक जीती जागती पारिस्थितिकी तंत्र का अंत हो जाता है। अब एक पारिस्थितिकी तंत्र का अंत होता है तो उसके कई प्रभाव होते हैं।
जैसे अगर अब जल निकायों की हम बात करते हैं तो जल निकाय जो तालाब खत्म हो गया तो तालाब का अपना एक इकोसिस्टम होता है, छोटी सरिताओं का अपना एक इकोसिस्टम होता है। या फिर कोस्टल एरियाज में जैसे छोटा छोटा पानी का एरिया घुस गया है अंदर, उसको आप भर करके इनफिलिंग करके आप बढ़ा रहे हैं, तो उसको अगर आप हम देंगे तो सबसे पहला चीज आता है कि पारिस्थितिकी तंत्र का अंत हो गया, जो प्रदूषण को, तापमान को या वहां के जितनी भी स्पीशीज वहां पर रहती है उसको प्रभावित करता है। तो सबसे पहला वही बात आ जाएगा कि इकोसिस्टम लॉस है। यहाँ पे इकोसिस्टम लॉस है, डिस्ट्रक्शन ऑफ स्पीशीज है, प्रजातियों का अंत है या उसका विघटन है। उसके बाद आप आ जाएं, कई सारे इसमें पॉइंट्स जनरेट कर सकते हैं, इकोसिस्टम लॉस में भी जनरेट कर सकते हैं। एग्जांपल दे दीजिए, किसी भी शहर का नाम लीजिए, वो आपके लिए एग्जांपल होगा। किसी भी शहर का नाम, जैसे जो आप ले, जैसे हैदराबाद में हुसैन सागर आप ले लीजिए, वो सही होगा। आपको इसके लिए स्पेसिफिक प्रिपरेशन करने की जरूरत नहीं। कश्मीर का डल लेक ले लीजिए, आपको सही नहीं साबित होगा। चंडीगढ़ का की झील ले लीजिए, आपको बिल्कुल सही साबित होगा। चेन्नई में कई सारे ऐसे तालाब हैं जो आज की डेट में पहले तालाब हुआ करते थे और वो डिसअपियर हो चुके हैं, गायब हो चुके हैं। तो किसी के शहर का नाम लीजिए, ये चीज आपको पक्का आ जाएगा। अब उसमें स्पीशीज डिस्ट्रक्शन है, इकोसिस्टम डिस्ट्रक्शन है। फिर उसके बाद आइए जो जैसे फ्लड है, फ्लड का पर्यावरणीय प्रभाव बताइए। उसमें बाढ़ एक आपदा है और बाढ़ अपने आप में प्रत्यक्ष रूप से पर्यावरणीय प्रभाव में नहीं आएगा, इसलिए उसको पहला पॉइंट बनाना भी एक तरह से भूल है। वो उससे पहले आप आइए हीट आइलैंड। अर्बन एरियाज को उष्माद्वीप कहा जाता है और जो भी जल निकाय होते हैं, जल के स्रोत होते हैं और धरातल पे जल होता है, वो किसी प्रकार से सूरज की किरणों को अवशोषित करके तापमान को कम करने में सहायता देता है। और आज की डेट में इनके अंत होने से तापमान में वृद्धि हो रही है, जो अपेक्षाकृत उसकी प्रेजेंस की वजह से, उसकी उपस्थिति के कारण उतनी ज्यादा नहीं हो पाती। और इसको बोलते हुए आप फिर उसके प्रभाव को वहां पे थोड़ा सा डीपर चले जाइए कि जब भी तापमान में वृद्धि होती है तो तापीय व्युत्क्रमण की तीव्रता बढ़ जाती है। स्पेशली सर्दी के दिनों की बात करें, तापीय व्युत्क्रमण की तीव्रता बढ़ने के कारण उस वहां पे फॉग की संभावना, मिस्ट की संभावना, कोहरे धुंध की संभावना और ज्यादा तीव्र हो जाती है, जिससे यातायात का संसाधन, फिर उस पर हल्का सा डिटेल में उसमें नहीं जाना चाहिए, वो नहीं पूछा है, लेकिन यातायात का संसाधन को नष्ट हो जाता है। आर्थिक गतिविधियां बहुत धीमी हो जाती हैं। आप एग्जाम्पल दे सकते हैं जैसे दिल्ली में क्या होता है कि पहले अगर देखा जाए तो आज से 20 साल पहले बहुत सारे लैंड्स ऐसे थे जो एक तो प्लेन एरिया थे, जल निकाय थे, छोटे छोटे तालाब थे, पॉन्ड्स थे, नालियां थी, उसको क्या किया है, डिसअपियर कर दिया, खत्म कर दिया है। तो उसके कारण जो तापमान पे प्रभाव पड़ा है, और तापमान के कारण तापीय व्युत्क्रमण के कारण प्रदूषण के स्तर में वृद्धि हो गई है, क्योंकि वो अवशोषित करता था। उसके बाद फॉग मिस्ट की संभावना क्या हो जाती है, डेफिनेटली अपेक्षाकृत बढ़ जाएगी और उससे उसके आर्थिक तथा सामाजिक ऋणात्मक प्रभाव होते हैं। उसके बाद आप आ जाइए कि जो इसमें आ जाइए फ्लड पे आ जाइए, क्योंकि ये शॉक एब्जॉर्बर कहलाता है। ये जितने भी जल निकाय होते हैं वो जल का शोषण करते हैं, और चूंकि जल निकाय की अनुपस्थिति होती है तो वर्षा की थोड़ी सी भी अधिक मात्रा या इवन सामान्य मात्रा जो पहले भी हो चुकी है, उतनी मात्रा में भी आराम से यहाँ पे फ्लड की संभावना को बढ़ा देता है। और यही कारण है कि शहरों में जो बाढ़ आ रहे हैं आज के दिनों में, ये भारत के लिए एक नया चैलेंज है ये। और बाढ़ से पर्यावरण पे बहुत सारे समस्याएं आती हैं। बाढ़ से पर्यावरण में समस्या आएंगी, एक सबसे पहला आएगा कि जो डिजीज हैं, जो सूक्ष्म जीवाणुओं द्वारा विस्तारित डिजीज हैं, ये स्प्रेड करता है बीमारियों को, उसकी संभावना आज की डेट में बढ़ गई है। और उससे जो है मृत्यु दर या जिस तरह से हेल्थ को प्रभाव करता है, उसकी हम चर्चा उस पर कर सकते हैं। इसके साथ साथ वाटर क्राइसिस भी अपने आप में एक पर्यावरण प्रभाव, जल प्रदूषण, मृदा प्रदूषण, वायु प्रदूषण, तीनों में जल निकायों के अंत के या रिक्लेमेशन की वजह से निरंतर वृद्धि हुई है। इस पे चर्चा करते हुए आप फिर उसके बाद कंक्लूजन में आ जाइए। अच्छा खासा पॉइंट इतना जनरेट हो जाएगा, आप कंक्लूजन में फिर बताइए कि अभी हमको एक तो जो ऑलरेडी एग्जिस्ट कर रहा है उसको बहुत स्ट्रिक्ट रूल से बचाना पड़ेगा,
दूसरी चीज कि नए जल निकायों की स्थापना करनी पड़ेगी जो वाटरशेड के अनुसार हो, जो वहां के क्षेत्र के वाटरशेड के अनुसार हो। और ताकि हम जैसे बहुत सारे एग्जाम्पल दे सकते हैं, दिल्ली ने एक स्टेप लिया है कि जितने भी हाई राइज बिल्डिंग्स बनेंगे, बड़ी बड़ी ऊंची इमारतें बनेंगी, उनमें ये कंपलसरी कर दिया है कि वाटर हार्वेस्टिंग टेक्निक सबको कंपलसरी होगी। तो वाटर क्राइसिस, जो जल संकट की समस्या है, वो दिन ब दिन शहरों में बहुत बुरी होती जा रही है। और यहाँ प्रिडिक्टेड है कि 2030 में हम लोग इस स्तर पे पहुंच जाएंगे कि जल संकट जो है एक बहुत इतनी बड़ी समस्या बन जाएगा कि उससे सोशल क्योस हो सकता है, गृह युद्ध हो सकता है, और जिससे आपस में लड़ाई बढ़ जाएगी, जो कहीं ना कहीं हमारी आर्थिक और सामाजिक वृद्धि को और विकास को नष्ट कर सकता है। तो इस एस्पेक्ट पे फिर उसके बाद कंक्लूजन में आप आराम से उसके उत्थान की बात कीजिए, रिक्लेमेशन की बात कीजिए। रिक्लेमेशन को हटाइए, आप जो चीज जिसके लिए है उसको रखिए। शहरों का विस्तार ज्यादा ऐसे क्षेत्रों में होना चाहिए जहां पे जैसे सैटेलाइट टाउन्स बनाने चाहिए, ताकि बहुत ज़्यादा उसी पे एक ही शहर पे जोर ना पड़े। मैग्नेट टाउन्स का आप एग्जाम्पल दे सकते हैं, जो स्मार्ट टाउन्स का कॉन्सेप्ट है उसका यहाँ पे एग्जाम्पल दे सकते हैं, जो गवर्नमेंट ने स्टेप्स लिए हैं। लेकिन ये बहुत सफिशिएंट नहीं है। हमको उन जल निकायों को बचाने के लिए केवल उसका प्रदूषण दूर करना पहला काम नहीं है, बल्कि नए नए जल निकायों का निर्माण करना आवश्यक है। और शहरी जो शहरी प्लानिंग है, जो अर्बन प्लानिंग है, अर्बन प्लानिंग में एक इम्पोर्टेंट एस्पेक्ट ये रखा जाए कि जो वहां के जल निकाय हैं भविष्य में, या जो अर्बन एक्सपेंशन हो रहा है, उसमें जितने भी जल निकाय आए उसको बचाने के लिए पूरी कोशिश की जाए और उसको किसी सूरत में बदलने के लिए नहीं दिया जाए। नेक्स्ट क्वेश्चन है, 2021 में घटित ज्वालामुखी विस्फोटों की वैश्विक घटनाओं का उल्लेख करते हुए क्षेत्रीय पर्यावरण पर उनके द्वारा पड़े प्रभाव को बताइए। इसमें दो पार्ट है क्वेश्चन का, 5 नंबर और 5 नंबर। पहला है 2021 में घटित ज्वालामुखी विस्फोटों। मैं 15-20 साल से पढ़ा रहा हूं और यूपीएससी हमेशा आपको इस तरह से क्वेश्चन सरप्राइज करती है कि कुछ क्वेश्चंस ऐसे जरूर पूछती है जिसकी आपने बिल्कुल तैयारी नहीं की। देखिए, प्रश्न आने के बाद आपके पास ये मटेरियल भरा पड़ा मिलेगा पूरे इसमें। प्रश्न आने के पहले किसी ने ये चर्चा की है क्या? मुझे नहीं लगता है किसी, अगर ईमानदारी से कोई बात करे तो किसी ने इस बात की चर्चा नहीं की होगी कि पिछले साल ज्वालामुखी, चूंकि इतनी बड़ी घटना कुछ पिछले साल ऐसी हुई नहीं है जो कि करंट अफेयर्स में आपको ये मजबूर कर दे कि नहीं भाई इस बात को, इस एरिया को देखना पड़ेगा। अब ये एरिया आपका 100% अनप्रिपेयर्ड है। हो सकता है एक आध दो स्टूडेंट प्रिपेयर किए होंगे, मुझे उस पर भी शक है, क्योंकि मुझे नहीं लगता है कि इस तरह के क्वेश्चंस की कोई तैयारी कर सकता है। स्पेशली इसका जो फर्स्ट पार्ट है, क्षेत्रीय पर्यावरण, ये जनरल क्वेश्चन है, ये आराम से आप बगैर बहुत ज्यादा तैयारी किए हुए भी आराम से इस पे बात कर सकते हैं। लेकिन इस वाले पार्ट पे किसी ने तैयारी नहीं की होगी, ये लगभग तय है। अभी आप जितने भी मटेरियल खोल लीजिएगा, इंटरनेट पे चले जाइएगा, 10-15 इवेंट्स आपको दे देगा। लेकिन ऐसे क्वेश्चंस को आप प्रिपेयर नहीं करते हैं, उनको कैसे हैंडल किया जाए, क्योंकि ये 5 मार्क्स के लिए आप रिस्क लेंगे और ये 5 मार्क्स आपका अच्छा हो सकता है विदाउट एनी डाउट, क्योंकि इसमें आप ठीक ठाक कर सकते हैं, इस वाले पार्ट में ठीक ठाक नहीं कर सकते हैं। अब इसमें आप ट्रेडिशनल जो पढ़े हुए हैं उसको कैसे किया जाए। 2021 में, चूंकि स्पेसिफिक बात कर रहा है, 21 में घटित, और हम श्योर हैं कि आप शायद एक आध का नाम जानते होंगे, उसके ज्यादा नहीं। जैसे अभी देखिएगा क्वेश्चन पलटिएगा तो ढेर सारे मिल जाएंगे, हुंगा टोंगा, ताल वोल्केनो, निरयान, आइसलैंड, ला पाल्मा, 5-6 ऐसे हैं जो फटे हैं, लेकिन बहुत छोटे स्तर पे, बहुत छोटे लेवल पे हैं, जिसको करंट माना भी नहीं जा सकता है। तो अब इसको कैसे हैंडल करना है? तो अब ये देखिए, ज्वालामुखी विस्फोट की बात कर रहा है, तो ज्वालामुखी विस्फोट जो दीजिए कि एक इंपॉर्टेंट परिघटना है, एक इंपॉर्टेंट घटना है, एक बहुत ही महत्वपूर्ण प्राकृतिक घटना है ज्वालामुखी, जो विश्व पृथ्वी के इतिहास के साथ जन्म लेती है और इसके पूरे आवरण में बहुत महत्वपूर्ण भूमिका निभाई है। चाहे वो हम एटमॉस्फेयर की बात करें, चाहे जो आप जनरलिस्ट पढ़ते हैं, आराम से इस चीज को पढ़ते हैं कि पूरे वायुमंडल के निर्माण में ज्वालामुखी की बहुत बड़ी भूमिका है। पूरे ओशंस में, समुद्र में ज्वालामुखी की बहुत बड़ा निर्माण है। स्थलीकरण में
स्थल के निर्माण में इसकी बहुत बड़ी भूमिका है। तो ये यहाँ से शुरू कीजिए कि ज्वालामुखी विस्फोट बहुत ही महत्वपूर्ण घटना है जो वायुमंडल, महासागर तथा स्थल मंडल के भागों को निर्माण करने में बहुत महत्वपूर्ण भूमिका निभाता है। अब इसमें कंटिन्यूटी है, एक निरंतरता की बात कीजिए तो बहुत सारे ऐसे एरिया आपने पढ़े होंगे। हम उस स्टूडेंट की बात नहीं कर रहे हैं जो 4-5 2021 में हुआ उसको आपको याद रखिए, लेकिन कुछ ऐसे हैं जो कंटिन्यूअस हैं जो 2021 में भी हुए हैं। जैसे स्ट्रोम्बोली का आपने नाम सुना होगा। स्ट्रोम्बोली फटता ही फटता है और हर साल फटता है। ज्वालामुखी विस्फोट की बात हो रही है तो स्ट्रोम्बोली फटता है या इटना फटता है, जितने भी सक्रिय ज्वालामुखी हैं उसका नाम आप आराम से ले सकते हैं, चूंकि वो आप सब जानते हैं। मध्यसागरीय कटक की आप बात कर सकते हैं, मिड ओशनिक रिज की बात कर सकते हैं, जो करंट में आ जाएगा उसमें। हम इसलिए बोल रहे हैं कि हम ये एज्यूम कर रहे हैं कि आपने ये 5-6 जो नए विस्फोट हुए हैं उसको नहीं पढ़ा होगा, तब की हम बात कर रहे हैं। देखिए, क्वेश्चन आने के बाद आंसर बता देना बहुत आसान काम है, लेकिन क्या उस स्टूडेंट से इस क्वेश्चन की अपेक्षा थी कि आपने पढ़ा होगा? हम ये एज्यूम करके आपको उत्तर दे रहे हैं कि आपने नहीं पढ़ा होगा, तो उसको कैसे हैंडल किया जाए। हो सकता है कि इस 5 मार्क्स में आपको 3, 3.5, 4 नहीं आए, लेकिन मैं उसकी बात कर रहा हूं कि 1.5-2 मार्क्स कम से कम इसमें अटका दिया जाए, 3 नंबर इसमें ले आया जाए। वो कैसे किया जाए ताकि आपका 4.5, 5, 5.5 तक चला जाए, ये क्वेश्चन भी चला जाए। तो इस पार्ट में आप ज्वालामुखी जो 21 घटित है तो उसमें ये लिख दीजिए कि बहुत सारी ऐसी हैं जो सक्रिय ज्वालामुखी हैं, वो हर साल फटती हैं, जो 2021 में भी फटी है। इसको लिखने की जरूरत नहीं है, नाम लिख दीजिए सिर्फ। स्ट्रोम्बोली है, इटना है, फ्यूजियामा है, मध्यसागरीय कटक में हो रहा, आइसलैंड है, हवाई द्वीप है जहां पे कि निरंतर है, रियूनियन द्वीप है, वहां पे फटा ही फटा होगा हर साल। तो उसके 5-6 नाम लेकर के आप इसको किसी तरह से फेस सेविंग बोलते हैं इसको, कि यूपीएससी ने ऐसा क्वेश्चन पूछ दिया जिसके लिए आप प्रिपेयर नहीं थे, जिसके लिए आप सोच नहीं थे, और तथ्यात्मक है, वो एक फैक्चुअल कंटेंट है, इसमें जरूरत होती है। जैसे सब्जेक्टिविटी अगर होती है किसी भी क्वेश्चन में तो उसमें फिर भी आप हैंडल कर सकते हैं, इसको वैसे हैंडल नहीं कर सकते। तो उसके कुछ नाम गिना दीजिए और उसके बाद आ जाइए 50-60 वर्ड में इसको कम कीजिए और लगभग 100 वर्ड के आसपास में पर्यावरणीय क्षेत्रीय पर्यावरण पर उनके प्रभाव। अब देखिए, ज्वालामुखी में क्षेत्रीय पर्यावरण, चूंकि पर्यावरण स्पेसिफिक है तो आप एनवायरनमेंट के कंटेक्स्ट में ही बात करेंगे। तो जब हम एनवायरनमेंट के कंटेक्स्ट में बात करेंगे तो यहां पे ज्वालामुखी का जो सामान्य प्रभाव है वही क्षेत्रीय होगा। तो ज्वालामुखी सामान्य प्रभाव सबसे पहला क्या है कि ये 2 चीजें आती है, एक तो लावा आता है, लावा है, मैग्मा आता है ऊपर। अब इसका प्रभाव पर्यावरण पे देख लीजिए आप। उसके बाद उसके साथ धुआंरे आते हैं, धुएं आते हैं, गैसेज आती हैं, और उसके साथ उसका क्या प्रभाव है? 2 ही चीज है इसका बस। ज्वालामुखी का जो उद्गार होता है तो मैग्मा लावा आता है और उसके साथ कई सारे गैसेज आते हैं, और उसके साथ थोड़ा सा जो गैसेज आते हैं और ये आते हैं, इसी के प्रभाव को स्पष्ट करते जाइए। अब लावा मैग्मा आएगा तो पर्यावरण पे कैसा प्रभाव पड़ेगा? तापमान में वृद्धि हो जाएगी, सभी लोग जानते हैं। तापमान में वृद्धि होगी, उसका जब फैलाव होगा तो उसके क्षेत्रीय तापमान में क्या हो जाएगी? वृद्धि हो जाएगी। और विशेषकर यदि ये उष्णकटिबंधीय क्षेत्र में आ रहा है ये तो जो तापमान ऑलरेडी ज्यादा जहां क्षेत्र है वहां पे इसके एक समस्या क्रिएट कर देगा आसपास के क्षेत्र में। जबकि अगर शीतोष्ण कटिबंधीय क्षेत्र में आता है तो उतनी समस्या ये क्रिएट नहीं करेगा, क्योंकि टेम्परेट रीजन में टेम्परेचर कम होता है, तो वहां पे कोई फैक्टर अगर टेम्परेचर थोड़ा बढ़ाता है तो उससे बहुत ज्यादा फर्क नहीं पड़ेगा। उसके बाद क्या होता है, जहां पे भी मैग्मा लावा जाएगा वहां पे जितने भी जीव जंतु हैं सबको क्या करेगा? खत्म कर देगा। तो वहां पे जीव जंतुओं का नाश हो जाएगा, बायोटिक जो भी बायोडाइवर्सिटी है, जैव विविधता है, वो नाश हो जाएगी। जैव विविधता जितनी भी है वहां पे खत्म हो जाएगी। उसके बाद जल क्षेत्र में जो छोटे छोटे जल क्षेत्र हैं वहां पे लावा भर करके उसको बराबर कर सकता है, और बराबर करने से वहां पे जल संकट हो सकता है, और जल के जो छोटे छोटे क्षेत्र हैं उसमें इवेपोरेशन के कारण वहां से जल खत्म हो सकता है। ये एस्पेक्ट आ जाते हैं इसमें। उसके बाद साथ साथ में ये क्या करता है कि मृदा देता है। अब जैसे मृदा का पर्यावरण से क्या संबंध है ये देखना है हमको। तो ये इमीडिएट कोई मृदा, जैसे 2021 की बात है तो कोई नया लावा आया है तो मृदा उर्दा नहीं देगा,
ठीक है। तो इस पे बात करने कई सारे लोगों को मैंने देखा है कि उस पे बात करते हैं कि अगर भाई जो ज्वालामुखी प्रभाव की बात है तो मृदा देता है, तो मृदा ये हजारों लाखों साल की बात है, उसको ठंडा होने में 500 साल 1000 साल से कम ऊपर लग जाते हैं। छोटे से लावा को भी ठंडा होने में, इतना सा लावा होगा 10 सेंटीमीटर 20 सेंटीमीटर की अगर परत जम गई है तो पूरे ठंडा होने में उसको हो सकता है 500 साल लग जाए। तो उसमें आप मृदा की बात करेंगे तो बहुत ज्यादा वो नहीं होगा, लॉन्ग टर्म इफेक्ट है वो। अब आप आ जाइए, धुएं गैसेज निकलती हैं तो ऑब्वियस इससे प्रदूषण बढ़ेगा। कार्बन डाइऑक्साइड निकलता है तो प्रदूषण बढ़ेगा, सल्फर निकलता है, सल्फ्यूरिक एसिड से प्रदूषण बढ़ेगा। ये मृदा प्रदूषण करेगा, मृदा में इससे प्रदूषण होगा, वायुमंडल में इससे प्रदूषण होगा, जल में जल स्रोतों में इससे प्रदूषण होगा। उसकी बात करते हुए फिर उसके बाद आप आ जाइए कि जो उसका प्रदूषण का प्रभाव हो सकता है, प्रदूषण से फिर जो इकोसिस्टम है वहां का वो डिस्टर्ब हो सकता है, जो पारिस्थितिकी तंत्र है उससे डिस्टर्ब होता है। जैसे आप कराकेटुआ का एग्जांपल दे सकते हैं, लेकिन वो भी पुराना एग्जांपल है। जैसे आप हवाईयन आइलैंड में या आइसलैंड में देख सकते हैं कि बहुत ज्यादा, आइसलैंड चूंकि एक वॉल्केनिक आइलैंड है और आज भी एक्टिव है, तो बहुत ज्यादा वहां पे जो आबादी के क्षेत्र है वो प्राचीन भागों में है, लेकिन जहां पे अभी भी ज्वालामुखी फट रहे हैं बहुत ज्यादा उस पर आबादी नहीं है, चूंकि वहां का पारिस्थितिकी तंत्र डिस्टर्ब है। और उसके बाद उस पर चूंकि कोई हम कुछ कर नहीं सकते हैं कि भविष्य में इसका कुछ उद्धार तो कर नहीं सकते हैं, तो इसमें जो कंक्लूजन के रिमार्क्स आएंगे वो बहुत ही अच्छे नहीं हो सकते हैं। बस ये हो सकते हैं कि भविष्य में ऐसे क्षेत्रों का जो अंत क्षेत्र हैं, जो बिल्कुल छोटे माइक्रो रीजन्स हैं, उसकी पहचान करके वैसे क्षेत्रों को के लिए भविष्य में प्लानिंग की जानी चाहिए। विश्व की प्रमुख पर्वत श्रृंखलाओं के संरेखन का संक्षिप्त उल्लेख कीजिए तथा उनके स्थानीय मौसम पर पड़े प्रभावों का सौदारण वर्णन कीजिए। ये मुझे लगता है बिल्कुल स्ट्रेट फॉरवर्ड क्वेश्चन है, लेकिन वहीं पे लिखने के तरीके में थोड़ा ये आएगा। विश्व के प्रमुख श्रृंखलाओं के संरेखन, अलाइनमेंट, संरेखन की बात करता है, यानी कि एक लाइन में जो है उसकी व्याख्या करता है। का संक्षिप्त उल्लेखन कीजिए, ब्रीफली मेंशन। यहां पे कई सारे लोग प्लेट विवर्तनिकी का भी सजेशन दे सकते हैं, उसके कारण में जाने के समय से उल्लेखन के लिए मेंशन करना है, सिर्फ बताना है उसके बारे में कि कौन कौन से अलाइनमेंट हैं, कौन कौन से अलाइंड ये हैं। तो अभी पर्वत को आप बता सकते हैं कि एक बहुत महत्वपूर्ण भू आकृति है जिसकी वैज्ञानिक व्याख्या प्लेट विवर्तनिकी के सिद्धांत से की जाती है। और मतलब इसमें कारण में अगर जैसे कई बार होता है कि आप प्लेट टेक्टोनिक्स को पूरा जान रहे हैं तो आप उसको दिए जा रहे हैं, तो उससे बहुत ज्यादा काम नहीं पड़ेगा। क्वेश्चन समझिए, ब्रीफली मेंशन, प्रमुख सतह का संरेखन का संक्षिप्त उल्लेख करना है, सिर्फ उसको बताना है कि कौन कौन से अलाइनमेंट हैं। तो पर्वत श्रृंखला, प्रमुख पर्वत श्रृंखलाओं। अब पर्वत श्रृंखलाओं से आप क्या सोच रहे हैं? जैसे अगर अलाइनमेंट की बात कीजिए तो कई सारे लोग यहां पे सिर्फ और सिर्फ मोड़दार पर्वत को अलाइनमेंट दिखा करके खत्म कर देंगे, जबकि मोड़दार के अलावा भी पर्वत हैं। तो पर्वत श्रृंखला पर्वत के महत्व को बताते हुए इंट्रोड्यूस कर दीजिए। इसके लिए बहुत बड़ी बात नहीं, आप आराम से कर सकते हैं। ये पर्वत जो है एक महत्वपूर्ण भूआकृति है, एक विशेष पारिस्थितिकी तंत्र को जन्म देता है जो मानव तथा उसकी गतिविधियों को विशेष रूप से प्रभावित करता है। अब उसको मेंशन कर देना है। मेंशन करने में सबसे पहले मोड़दार पर्वत को कीजिए। तो मोड़दार पर्वत में दो मेजर ऐसे एरियाज हैं जहां पे आपको अलाइनमेंट मिलेगा। कहां मिलेगा? हिमालय से लेकर के आप पामीर की बात कीजिए, उसके बाद वहां पे एल्बुर्ज की बात करते हुए ईरान में पोंटिक टॉरस, आप वर्ल्ड मैप पे दिखा दीजिए, यहाँ पे पोंटिक टॉरस होते हुए फिर अल्प्स तक दिखा दीजिए। ये एक अलाइनमेंट है, मेंशन सिर्फ करना है, ये ध्यान दीजिए। तो मैप बनाइए, वर्ल्ड का मैप बना के हिमालय दिखाइए, हिमालय के साथ थोड़ा विस्तारित रूप में अफगानिस्तान में जाइए, पाकिस्तान का थोड़ा सुलेमान की रथारा दिखा दीजिए, ईरान का जैग्रॉस और एल्ब्रुज दिखा दीजिए, और उसके बाद जो है यहाँ पे पोंटिक टॉरस है टर्की में, और वहां से जाकर के हिमालय अल्प्स है यूरोप में। तो इसका एक अलाइनमेंट है, पहला अलाइनमेंट। दूसरा अलाइनमेंट दिखाइए आप एंडीज और रॉकीज का। एंडीज और रॉकीज का
उत्तरी अमेरिका, दक्षिणी अमेरिका में अलाइनमेंट दिखाइए। ये मेजर मोड़दार पर्वत का अलाइनमेंट है। सिर्फ मेंशन करना ही, ध्यान रखिए, जितना पूछा जा रहा है उतना ही बताइए तो अच्छी बात है। अब उसमें अगर ज्ञान डालने लगिएगा तो एग्जामिनर इतना बेवकूफ नहीं है, वो आपको समझ जाएगा कि आप पढ़े हुए हैं, आप जानकार हैं, तो इसलिए आप यहाँ पे बात कर रहे हैं। लेकिन जो पूछा गया है पर्वत श्रृंखला, तो एक तो फोल्ड माउंटेन्स का हमने बताया, उसके बाद आइलैंड आर्क का बताइए, जो ज्वालामुखीय चाप है उसका बताइए कि पश्चिमी इसमें जो प्रशांत महासागर का पूर्वी भाग है, प्रशांत महासागर का पूर्वी भाग है, उस पे मोड़दार पर्वत है, और जो पश्चिमी भाग है उस पे ज्वालामुखी चाप है। तो ज्वालामुखी चाप में क्यूरिल आइलैंड से लेकर जापान उपान से लेकर फिलीपीन से लेकर के इंडोनेशिया तक एक अलाइनमेंट है, उसकी बात कीजिए, उसको दर्शाइए आप। ज्वालामुखी चाप है वो, तो वो भी एक प्रकार का पर्वत है। उसके बाद सबसे बड़ा पर्वत, जो सबसे लंबी श्रृंखला है मध्य सागरीय कटक की, उसकी बात कीजिए। मध्य सागरीय कटक की बात कीजिए। ये सब सिर्फ प्रेजेंस ऑफ माइंड की बात है, सभी लोग जानते हैं, लेकिन मोस्ट ऑफन मिस कर जाएंगे आप, क्योंकि अलाइनमेंट में दिमाग में आएगा कि भाई रॉकीज एंडीज पड़े हुए हैं, ये पड़े हुए हैं, तो वहां तक आप छोड़ देंगे। मध्य सागरीय कटक की बात कीजिए। फिर उसके बाद कुछ ऐसे भी ब्लॉक पर्वत हैं जिसके अंदर कुछ न कुछ अलाइनमेंट है, जैसे अपने यहाँ विंध्या सतपुरा को देख लीजिए, एक साथ है दोनों। उसके बाद यूरोप में देख लीजिए, वॉसजेस है, ब्लैक फॉरेस्ट है, हर्ज है, जो आप कॉमनली पढ़ते हैं, मैं उसकी बात कर रहा हूं। एक अलाइनमेंट है उसमें भी। अब ब्लैक फॉरेस्ट और हर्ज एक दूसरे के पास है, वॉसजेस थोड़ा सा पीछे है, लेकिन एक सर्टेन अलाइनमेंट है उसमें। अब सियरा नेवाडा पे चले जाइए, रॉकीज के बेल्ट में है, जिसमें एक अच्छा खासा अलाइनमेंट है, एक लंबी सारी दूरी है जिसमें बहुत सारे पाए जाते हैं। तो ब्लॉक पर्वत को लास्ट में मेंशन करते हो, यानी कि लगभग आपने क्या किया, मोड़दार पर्वत को कर दिया, आइलैंड आर्क को कर दिया, मध्य सागरीय कटक को कर दिया, ब्लॉक पर्वत को कर दिया। तो लगभग हर प्रकार के पर्वत की आपने वहां पे अलाइनमेंट की चर्चा कर दी, मेंशन कर दिया। अब उसके बाद आप उसके स्थानीय मौसम में, कौन सी बड़ी बात है, हिमालय का मौसमी प्रभाव आप देखे होंगे, तो मौसम में किस प्रकार से प्रभावित करता है, मौसम का मतलब क्या है, सभी लोग पढ़े होंगे कि मौसम का मतलब क्या है। तो मौसम का मतलब है कि जो जलवायविक तत्व हैं उनका सामूहिक परिणाम होता है मौसम। तो तत्वों की व्याख्या कीजिए, तापमान को किस तरह से प्रभावित कर रहा है, उस क्षेत्र में आर्द्रता को किस तरह से प्रभावित करता है, वर्षण को किस तरह से प्रभावित करता है, घटा को किस तरह से प्रभावित करता है, वायुदाब को किस तरह से प्रभावित करता है, पवन को किस तरह से प्रभावित करता है। तो मौसम का मतलब हुआ वही। अब उसमें तापमान को प्रभावित करता है, तो तापमान को प्रभावित करता है, एग्जाम्पल तापमान में क्या है तक ये, कई तापमान में सबसे पहली चीज तो है कि विविधता देता है। कोई भी पर्वतीय क्षेत्र है वो तापमान की स्थानीय स्तर पर विविधता देता है। जैसे हिमालय का एग्जाम्पल ले लीजिए कि हिमालय क्षेत्र में आपको 5 डिग्री सेल्सियस टेम्परेचर से -40 डिग्री सेल्सियस तक टेम्परेचर तक मिल जाएगा एक छोटे से क्षेत्र में। तो तापमान की विविधता देता है, और उसको उल्लेख करना है तो उसके अपने फायदे भी है, नुकसान भी हैं, उसको भी कर सकते हैं। तापमान की विविधता देता है, आप जिस मौसम की बात, इवन विंध्या सतपुरा की आप बात कर सकते हैं, नीलगिरी की बात कर सकते हैं, क्योंकि स्थानीय, उनके स्थानीय मौसम पर बड़े प्रभावों की बात करते हैं। तो विंध्या सतपुरा क्या है, मध्य भारत में है, कर्क रेखा के अंदर है, विषुवत रेखा की ओर है, फिर भी वहां पे तापमान देखिएगा तो सामान्य से काफी कम होगा। कारण क्या है, पर्वत है। हिमालय में अगर देखें तो पूर्वी हिमालय की बात करें तो लगभग इसके पास कर्क रेखा के पास है, फिर भी तापमान काफी कम होगा। तो वो क्या है कि तापमान को कम कर देता है। उसके साथ क्या है कि उसके बाद क्या होगा कि एक दीवार है, वो एक दीवार बनाता है जो स्थानीय मौसम को, स्थानीय मौसम की बात कर रहा है, तो अपने आसपास में क्रिस क्रॉस नहीं होने देता है, पवनों को क्रिस क्रॉस नहीं होने देता है। तो कई बार पवनों के आदान प्रदान या इस पार से उस पार नहीं जाने के कारण जो स्थानीय मौसम है वो उसके अक्षांशीय विस्तार के अनुरूप नहीं होता है। जैसे हम हिमालय का फिर से एग्जाम्पल ले सकते हैं कि गंगा मैदान में तापमान जो है अपेक्षाकृत थोड़ा सर्दियों में अधिक होता है, जो नॉर्मली उतना कम होना चाहिए, क्योंकि पवनें वहां से नहीं आ पाती हैं।
तीसरा है यहाँ पे वर्षण की संभावना को बढ़ा देता है। कोई भी पर्वत है, चूंकि वर्षा के लिए जो सबसे महत्वपूर्ण आवश्यकता है वो है वायु का आरोहण, और पर्वत क्या करती है, उसको एक अवरोध के रूप में करके हुए उसके आरोहण को बढ़ा देती है और उसमें वर्षा की संभावना बढ़ा भी देती है और घटा भी देती है। यहीं पे आप व्याख्या कर दीजिए वृष्टि छाया क्षेत्र का और पवनमुखी ढाल का, जो विंडवर्ड साइड है जो लीवर्ड साइड है, उसका डायग्राम बनाते हुए उसकी व्याख्या कर दीजिए, और कहीं पे भी एग्जाम्पल लीजिएगा वो सही होगा। हिमालय का एग्जाम्पल लीजिए, एंडीज में आप चले आइए, तो एंडीज में जो ये वाला भाग है, उत्तरी भाग है, तो यहाँ से चूंकि व्यापारिक पवन चलती है तो इस वाले भाग में वर्षा की संभावना नहीं होगी, अटाकामा डेजर्ट बन जाता है। जबकि वहीं पे अगर दक्षिणी भाग में चिली में चले जाइए तो पछवा पवन के कारण इस भाग में वर्षा बहुत अधिक होगी और ये वृष्टि छाया क्षेत्र बन करके मरुस्थल बनाएगा जो अटाकामा डेजर्ट है। अपने यहाँ भी एग्जाम्पल ले सकते हैं, लद्दाख का डेजर्ट का एग्जाम्पल ले सकते हैं जो कि शुष्कतम क्षेत्र है। जबकि अगर देखा जाए तो राजस्थान के बारे में जनरली लोग सोचते हैं, लेकिन चूंकि दक्षिणी ढाल पे वर्षा होगी, उत्तरी ढाल पे नहीं होगी, और उस तरह से वृष्टि छाया क्षेत्र की जो रेन शैडो इफेक्ट है उसकी इंटेंसिटी लद्दाख तक जाते जाते इतनी बढ़ जाती है कि हमारे यहाँ का वो ड्राइस्ट रीजन बन जाता है। तो इस तरह से व्याख्या करते हुए उसको आप इस क्वेश्चन को हैंडल कीजिए। चूंकि 15 मार्क्स का है, 250 वर्ड है, तो इसमें बहुत स्कोप है आपके पास और अच्छे खासे इसमें तापमान पे, वायुदाब पे, इनफैक्ट जो अक्षांशीय अवस्थिति के अनुसार जो थ्योरेटिकल एस्पेक्ट होना चाहिए उसको तोड़ देता है। जैसे बहुत बढ़िया एग्जांपल है हिमालय का अगेन, कि हिमालय का जो विस्तार है वो लगभग 32-33 से लेकर के 38 डिग्री तक है अक्षांश पे, जो थ्योरेटिकली उपोष्ण कटिबंधीय उच्च वायुदाब पेटी का क्षेत्र होता है, सब ट्रॉपिकल हाई प्रेशर का रीजन होता है। अब सब ट्रॉपिकल हाई प्रेशर के रीजन में अगर देखें तो वहां पे क्या होता है, वहां की एक जलवायु होती है, वहां की एक उम्मीद होती है, लेकिन हिमालय की उपस्थिति के कारण उपोष्ण कटिबंधीय उच्च वायुदाब पेटी नहीं बन पाती है, जो यहाँ के क्षेत्रीय पवन संचलन को प्रभावित करता है। जैसे मॉनसून का एग्जिस्टेंस जो है वो बहुत तक उकरता है हिमालय को, चूंकि उपोष्ण कटिबंधीय उच्च वायुदाब पेटी का निर्माण नहीं होता है तो यहाँ पवनें चल नहीं पाती हैं। जैसे मॉनसून गर्त का नाम सुना होगा, मॉनसून ट्रफ का नाम सुना होगा। मॉनसून ट्रफ क्यों बोलते हैं इसको? ये तो आईटीसीजेड का एक्सटेंशन है। आईटीसीजेड इक्वेटोरियल रीजन से हमारे यहाँ 25-26 डिग्री नॉर्थ तक चला आता है, तो उसको हम आईटीसीजेड ना बोल के मॉनसून गर्त क्यों बोलते हैं? गर्त इसलिए बोलते हैं कि आईटीसीजेड का मतलब क्या, अगर ये समझें और कोरिलेट करें समझ में आ जाए। आईटीसीजेड का मतलब इंटर ट्रॉपिकल कन्वर्जेंस जोन, अंतः उष्ण कटिबंधीय अभिसरण क्षेत्र। तो उसको जब अभिसरण होगा तभी तो उसको हम अभिसरण क्षेत्र कहेंगे, लेकिन जहां पे अभिसरण नहीं होगा उसको हम अभिसरण क्षेत्र नहीं कह सकते हैं। अब यहाँ पे चूंकि अभिसरण होता नहीं है, और अभिसरण क्यों नहीं होता है कि अभिसरण होने के लिए 2 पवनों की आवश्यकता है, और 2 पवनों के लिए दोनों ओर उच्च वायुदाब पेटी का होना जरूरी है, हाई प्रेशर का होना जरूरी है। लेकिन यहाँ के आईटीसीजेड जो हमारे यहाँ नॉर्दर्न प्लेन से पास करता है उसके उत्तर में है हिमालय, और हिमालय इसको हाई प्रेशर को बनने नहीं देता, हाई प्रेशर बेल्ट नहीं बनने देता है, और यहां हाई प्रेशर बेल्ट नहीं होता है तो ये वन वे सर्कुलेशन हो जाता है, और इसीलिए इसको हम अभिसरण क्षेत्र नहीं कह सकते हैं, इसीलिए इसको हम मानसून गर्त कहते हैं। तो उतना डिटेल में आप बात नहीं करेंगे, लेकिन ये बोलिएगा कि यहाँ के पवन तंत्र पे भी उतना ही प्रभाव डालता है। ये बहुत सारे ऐसे पर्वत हैं जो वहाँ की वायुदाब पेटियों को और पवन के तंत्र को प्रभावित करते हैं, जिसमें अपना हिमालय एग्जाम्पल ले लीजिए, बढ़िया एग्जाम्पल है सबसे। कुछ वायुदाब के पेटी का निर्माण नहीं होने देता है, जिससे अभिसरण नहीं होता है, और अभिसरण नहीं होता है तो वायु डिस्टॉर्टेड होती है। विश्व में एकमात्र ऐसी जगह है जहाँ पे पवन जो है जहाँ के लिए आई है वहां को क्रॉस कर जाती है। जैसे मानसून ट्रफ की बात करें तो यहाँ पे है, लेकिन जो व्यापारिक पवन आती है उधर से वो यहाँ को क्रॉस करके हिमालय तक चली जाती है, जो अपने आप में एक यूनिक एग्जाम्पल है। तो क्या करता है कि वहां के वायुमंडलीय परिसंचलन को क्षेत्रीय बना देता है, जो बेस्ट एग्जाम्पल है हिमालय। तो हर एस्पेक्ट पे आप चर्चा करेंगे, तापमान, वायुदाब, वर्षण, किस प्रकार से आंधी तूफान, ये सब भी अगर करता है कहीं पे। जैसे आप बात कर लीजिए, अगेन हिमालय की बात कीजिएगा, इसमें एग्जाम्पल दे दीजिए वेस्टर्न डिस्टर्बेंसेस का, पश्चिमी विक्षोभ का। हिमालय की उपस्थिति के कारण वो जो है उसको इधर ले आता है और उत्तरी मैदान में वर्षा का कारण बनता है। तो ढेर सारे एग्जाम्पल हैं, आराम से आप इसको लंबा आंसर दे सकते हैं। इन अ नटशेल
सबसे पहले उन पर्वत श्रृंखलाओं का उल्लेख कीजिए जो अलाइंड है, जो एक सिद्ध में है, जो संरेखन है, जो एक रेखा में है। तो सब पर्वत का जिक्र कीजिए। यहां पे मोड़दार पर्वत की बात नहीं की है। प्रेजेंस ऑफ माइंड रखिए कि पर्वत पूछा है तो सबसे पहले सारे पर्वत को याद कीजिए कि पर्वत कितने प्रकार के होते हैं, और उस पर्वत के प्रकार की फिर बात करते हुए उसको डिवाइड कीजिए। अब फिर दिमाग में लगाइए, अगर आप पहले से पढ़ने के दौरान आपने प्रैक्टिस किया है इस चीज को तो ये बहुत बड़ी बात नहीं लगेगी, लेकिन हो सकता है कि अगर आपने प्रैक्टिस नहीं किया मेंटल लेवल पे तो ये चीज बहुत बड़ी बात लगेगी। अलाइनमेंट को बताइए, सबका नक्शा अच्छे से दिखा करके सारे तरह के पर्वत की अलाइनमेंट देखिए कि कहीं ना कहीं पाई जाती है। उसके कारण नहीं पूछे हैं तो आपको डिटेल में जाने की कोई जरूरत नहीं है। आप फोकस कीजिए इस पे, स्थानीय मौसम पर किस प्रकार। और स्थानीय मौसम का मतलब ही होता है कि जलवायविक अवयवों की व्याख्या। तो किस प्रकार से वो तापमान को प्रभावित करता है, किस प्रकार से वो वर्षण को प्रभावित करता है, किस प्रकार से वायु दबाव को प्रभावित करता है, आर्द्रता को प्रभावित करता है, वायुमंडलीय परिसंचलन को प्रभावित करता है। उस कंटेक्स्ट में मौसम पे आप मौसम के डिफरेंट अवयवों को चर्चा करते हुए एक लंबा उल्लेख लिख सकते हैं। ये बहुत ही इंटरेस्टिंग क्वेश्चन है। भारत को एक उपमहाद्वीप क्यों माना जाता है, विस्तार पूर्वक चर्चा कीजिए। इंटरेस्टिंग इसलिए है कि ये क्वेश्चन बहुत ही आसान देखने में लगेगा, और लगेगा कि मतलब ये क्वेश्चन जो है सभी को आता होगा, लेकिन इसमें मार्क्स लाना बहुत टफ है। ये ध्यान दीजिए, इस क्वेश्चन में मार्क्स लाना बहुत ज्यादा टफ है, क्योंकि ये इसमें कंटेंट आपके पास अपेरेंटली नहीं दिखेगा, और इसको जस्टिफाई करना, विस्तार पूर्वक करना, इसको विस्तार पूर्वक उत्तर दीजिए। अब यहां पे जो उपमहाद्वीप का कॉन्सेप्ट है वो आया कहां से, महाद्वीप से आया है। महाद्वीप का कॉन्सेप्ट कहां से आया है, द्वीप से आया है। शब्दों के खेल में जाइए और उसमें विस्तार दे दीजिए, आराम से हो जाएगा। तो स्थल भाग को हम 3 भागों में बांटते हैं, किसी भी स्थल को हम 3 भाग में बांटते हैं मुख्य रूप से। एक है द्वीप, एक है उपमहाद्वीप, इसका एक फ्लो चार्ट बना दीजिए, एक है महाद्वीप। यानी कि उपमहाद्वीप एक स्थिति है जो द्वीप और महाद्वीप के बीच की है। अब सबसे पहले चीज है कि ये शब्द जो है कॉमन है, द्वीप और महाद्वीप दोनों कॉमन शब्द हैं जो आमतौर पे हमारी नजरों के सामने या पढ़ाई के दौरान आते रहते हैं, डिस्कशंस में आते रहते हैं। इन दोनों में अंतर क्या है, द्वीप और महाद्वीप में अंतर स्पष्ट करिएगा, तभी उपमहाद्वीप का एक बढ़िया सा कॉन्सेप्ट जनरेट होगा। द्वीप क्या है, अंतर है आकार का, अंतर है सीमा का, और अंतर है विविधता का। अब इसको जब समझिए, ये क्या है, आकार में छोटा है, ये आकार में बहुत बड़ा है, दोनों द्वीप ही है बेसिकली। एक महा है, एक सिर्फ द्वीप है। तो सबसे पहला आकार में अंतर होता है, यानी कि हम महाद्वीप उसको कहते हैं जो बहुत बड़े आकार का होता है, और उपमहाद्वीप उसको कहेंगे जो इससे आकार में बड़ा हो परंतु इससे काफी छोटा हो। कई बार इसमें ना बहुत सारी गलतियां करने की गुंजाइश है, ये देख लीजिएगा। क्योंकि क्वेश्चन आसान लगता है तो आपको लगता है हम जो भी लिखते हैं वो सही होगा। यहाँ पे सबसे पहला जो है कि उपमहाद्वीप क्यों कहा जाता है, क्योंकि ये आकार में छोटा है, वरना इसके अंदर सारी महाद्वीपीय खूबियां हैं। यानी कि महाद्वीप का जो एक भौगोलिक ज्योग्राफिकल डिफिनेशन होगा वो सारा का सारा भारत फुलफिल करता है, परंतु इसका आकार छोटा है, इसलिए हम उसको उपमहाद्वीप कहते हैं। लोग ऋणात्मक में जाते हैं कि हम उपमहाद्वीप इसलिए कहते हैं, मतलब कहने का पर्सपेक्टिव में अगर जाएं तो सारी इसके अंदर सारी वो विशेषता है भारत के अंदर जो इसे एक महाद्वीप बनाती है, परंतु आकार में इतना बड़ा नहीं है कि इसके महाद्वीप कहा जाए, इसीलिए इसको हम उपमहाद्वीप कहते हैं। सबसे पहली चीज ये है कि आकार की चर्चा करते हुए उसमें दिए आप महाद्वीप की जो भी विशेषताएं हैं आप नाम लेके कर सकते हैं, विदाउट नाम लिए कह सकते हैं। आप उसको यहां पे बताइए कि उपमहाद्वीप का क्या संज्ञान दिया है। सबसे पहले उप क्या है, अब महाद्वीप क्या, मतलब सब कॉन्टिनेंट, छोटा द्वीप है, छोटा महाद्वीप है, ये कह सकते हैं इसको। छोटा महाद्वीप है, छोटा फैंटा है ये।
उपमहाद्वीप की अगर बात करें तो सब कॉन्टिनेंट कहा जाता, नहीं कि कॉन्टिनेंट है लेकिन थोड़ा छोटा है। अब कॉन्टिनेंट की विशेषता क्या है, महाद्वीप की विशेषता क्या है, उसकी अपनी एक भौगोलिक सीमा होती है, वेल डिफाइंड बाउंड्रीज होती है और ज्योग्राफिकल डाइवर्सिटीज होती है। यहां पे आप शुरुआत कर सकते हैं इंट्रोडक्शन में ही कि भारत अपनी विविधताओं के कारण विश्व का एक मॉडल माना जाता है, विविधताओं के कारण, यानी कि आप विषुवत रेखा से ध्रुव तक जितनी भी भौगोलिक विविधताएं या एक्सपेक्टेशंस हो सकती है अकेले भारत में मिलती है। तो वहां से शुरू कर सकते हैं जिस कारण इसे एक द्वीप के रूप में देखा जाता है। भौगोलिक विविधताओं, भौगोलिक अपनी सीमा होती है, हर एक महाद्वीप की एक अपनी स्पेशल वेल डिफाइंड क्लियरली डिफाइंड बाउंड्रीज होती है। यहां पे आप इंडिया का मैप बनाएं, अरब सागर को दिखाएं, बंगाल की खाड़ी की शाखा को दिखाएं, हिमालय को दिखाएं, किस तरह से इसने पूरे वर्ल्ड से इसको क्या किया है, कट ऑफ कर दिया है। महाद्वीप की इतनी वेल डिफाइंड बाउंड्री इतने छोटे से क्षेत्र में बहुत कम देखने को मिलती है। अब यहाँ पे चूंकि द्वीप है नहीं, ये चूंकि एक साइड से स्थल भाग से गिरा हुआ है, लेकिन वो द्वीप का लिटरल सेंस में यहाँ पे महाद्वीप नहीं कहा जाता, बल्कि उसकी एक वेल डिफाइंड बाउंड्रीज होती है जो भारत के पास है। और उसको मैप दिखा करके एक तरफ दो तरफ से ओशन से गिरा है और एक तरफ से विशालतम पर्वत से ये एक दीवार की तरह उसको खड़ा है। जैसे लगता है कि कोई आर्टिफिशियल जो है ह्यूमंस जो है अपने घर को बचाने के लिए चारों तरफ से दीवार की बाउंड्री लगाता है, वैसी ही सीमा, तो विशिष्ट सीमा है, स्पेशल बाउंड्री है, वेल डिफाइंड बाउंड्री। विविधता में आ जाएंगे, भौगोलिक विविधता। भौगोलिक विविधता में भौतिक और मानव दोनों पक्ष की बात करनी है, जिसके लिए आपको पास कंटेंट की कोई कमी ही नहीं है। भौगोलिक विविधता में आ जाए, भूआकृतिक विविधता, जलवायविक विविधता, दो की व्याख्या कीजिए। उसके बाद वेजिटेशन जो वनस्पति की विविधता, सब में अगर आप देखेंगे तो भूआकृतिक विविधता आ जाइए आप, तो दुनिया का मरुस्थल ले लीजिए, पर्वत ले लीजिए, मैदान ले लीजिए, पठार ले लीजिए, आर्कियन चट्टान से लेकर के भूआकृतिक के साथ साथ भूगर्भिक विविधता भी बता सकते हैं कि दुनिया का जो भी चट्टान विश्व में पाया जाता है, सारे चट्टान की वैरायटी एक छोटे से सीमा में पाई जाती है। आर्कियन, धारवार, पैलियोजोइक, मेसोजोइक, कार्बोनिफेरस जितना भी है, तो वो भूआकृतिक तथा भूगर्भिक विविधताएं। कुछ एग्जाम्पल इसमें डाल दीजिए, पर्वत है, पठार है, मैदान है, मरुस्थल है, पहाड़ी है, प्राचीनतम पहाड़ है, नवीनतम पहाड़ है, मोड़दार पर्वत है, ब्लॉक पर्वत है, ज्वालामुखी पर्वत है, इसकी बात करते हुए आप उसको भुआ कर दे। जलवायु विविधता में विषुवतीय रेखा से लेकर के ध्रुवीय क्षेत्र तक जितनी भी जलवायु पाई जाती है वो हमारे यहाँ इतने छोटे से क्षेत्र में पाई जाती है, जो इसे महाद्वीप का के स्तर तक ले जाता है विविधता के मामले में। उसमें आराम से देख सकते हैं कि हमारे यहाँ ड्राइस्ट डेजर्ट है, हमारे यहाँ वेटेस्ट एरिया है, मतलब सबसे अधिक रेनफॉल वाला एरिया भी है और सबसे कम रेनफॉल वाला एरिया भी है। हमारे यहाँ एक अपनी परिसंचलन है, हमारी मानसून कहते हैं उसको, जो विश्व में आमतौर पे इतने विशिष्ट और विकसित रूप में कहीं नहीं पाई जाती है, इतने वेल डिफाइंड और प्योर फॉर्म में कहीं नहीं पाई जाती है, वो भी इसको अपनी विविधता देता है। एक महाद्वीप के आमतौर पे होते हैं कई सारे विविधताएं होती हैं कि एक महाद्वीप से व्यापारिक पवनें भी चल रही हैं, पछुआ पवनें भी चल रही हैं, हमारे यहाँ भी वैसे ही है। इतने छोटे से क्षेत्र में आपको दक्षिणी पश्चिमी मानसून है, फिर उत्तरी पूर्वी मानसून है, फिर लोकल वेदर है अपना अलग से, जलवायु की विविधता। फिर उसके बाद जब मानव में विविधता है तो कई बार क्या होता है कि हम मानव को जो महाद्वीप के कंटेक्स्ट में देखते हैं, महाद्वीप आबादी के कंटेक्स्ट में नहीं आता उतना जितनी उसकी विविधताओं को, जैसे रेसेस की बात कीजिए पहले, कि हमारे यहाँ रेशियल डाइवर्सिटी बहुत ज्यादा है। दुनिया की लगभग हर एक रेस हमारे यहाँ पाई जाती है, चाहे वो नेग्रोइड ले लीजिए, कॉकोसॉइड ले लीजिए, मंगोलाइड ले लीजिए और उसकी सब स्पीशीज ले लीजिए, सब रेसेस ले लीजिए, प्रोटोस्टेलॉइड्स है, मेडिटेरेनियन है, या जितने भी नाम लेंगे लगभग सारी रेस हमारे यहाँ पाई जाती है। तो रेशियल डाइवर्सिटी की बात कीजिए, एथनिक डाइवर्सिटी बात कीजिए, सांस्कृतिक विविधता की बात कीजिए। उसके बाद आप आ जाइए जनसंख्या। जनसंख्या अपने आप में ये दुनिया का दूसरा सबसे बड़ा देश है,
जो चूंकि कई सारे क्या होते हैं, जब भी हम मानव पे आते हैं सबसे पहले जनसंख्या बोलते हैं, तो जनसंख्या इतनी बड़ी भी नहीं है कि इसको महाद्वीप कहा जाए, तब तो चाइना हमसे ज्यादा बड़ा उपमहाद्वीप होना चाहिए, क्योंकि चाइना की आबादी हमसे ज्यादा है। यहाँ पे बात आती है रेशियल डाइवर्सिटी की। रेशियल डाइवर्सिटी में पहले व्याख्या कीजिए, उसके बाद कल्चरल डाइवर्सिटी सांस्कृतिक की बात कीजिए, फिर जनसंख्या पर आते हैं, फिर उसके बाद अपना एक एडमिनिस्ट्रेटिव तंत्र है इसका। जैसे आप डिफरेंट स्टेट्स की बात कर सकते हैं कि इतने सारे स्टेट्स हैं और हर स्टेट्स के अपने अपने लैंग्वेज हैं, जो लिंग्विस्टिक डाइवर्सिटी है उसकी बात कीजिए। तो ये सब डाइवर्सिटी आपके पास भरी पड़ी है, पूरा बात कीजिए। आपको इस तरह के क्वेश्चन में अगर बहुत अच्छा लिखते हैं तो 7 साढ़े 7 मार्क्स भी लाया सकता है, और साधारण लिखते हैं तो 3 नंबर पे भी खत्म हो सकता है, ये ध्यान दीजिए। क्योंकि जब क्वेश्चन आसान होता है तो एग्जामिनर की एक्सपेक्टेशन आपसे बढ़ जाती है कि आपने सारे पहलू को टच किया है कि नहीं किया है। तो इसको नटशेल में जब हम आते हैं तो सबसे पहले उपमहाद्वीप क्या होता है, तो भारत को उपमहाद्वीप कहने का एक महत्व क्या है, या भारत के महत्व को दर्शाता है वो, जो कि प्राचीन इतिहास से हमारा महत्व विश्व के ऊपर खुला हुआ है, वहां से हम ला सकते हैं और उसमें बात कर सकते हैं कि फिर उसके बाद इसी पे एक छोटा सा फ्लो चार्ट दे सकते हैं। उसके बाद जो है द्वीप और उपमहाद्वीप, उसके बाद आकार, सीमा और विविधता, इन तीनों के अंतर के बाद हम इन सबको विभाजित करते हैं। फिर आकार में बताइए आप, सीमा में बताइए और विविधता में बताइए, जो हमारी स्पेसिफिक है। और इसकी गरिमा को मेंटेन करने के लिए अगर देखा जाए तो भविष्य में जिस तरह से भूतकाल में भी भारत ने अपनी एक छवि विशिष्ट रखी है, भौगोलिक और सांस्कृतिक और आर्थिक स्तर पे, विश्व स्तर पे रखती है, जिसको बनाए रखने के लिए हमें और मेहनत करनी पड़ेगी और निरंतर काम करना पड़ेगा। यहाँ तक आप उसमें जा सकते हैं।